Recording जी in मशहूद हम मेंशन progress. करेंगे कि डिलीवरी टाइम हमारा लेट होगा, हम मेंशन करेंगे। जल्दी करवाना है तो इट्सी वगैरह यूज़ करो, फिर ईबे यूज़ करो, फिर आप ना जाओ उस साइड पे। सर मैं ऑलरेडी होम फूड डिलीवर कर रही हूँ, लाइक पिज़्ज़ा एंड डोनट्स एंड कपकेक्स। तो क्या मैं अपने इस होम बेस्ड स्मॉल स्केल बिजनेस की वेबसाइट बना के शॉपिफाई पे और उसको पब्लिक कैसे करना? इकरा शॉपिफाई सीख लो, बनाए ना, क्योंकि 5,000 रुपये ऑलमोस्ट इसकी कॉस्ट है मिनिमम मंथली। तो उसकी बजाय मैं 2,000 के अंदर आपको डोमेन और होस्टिंग सारा पर ईयर का सोल्यूशन दे दूंगा। फर्स्ट ईयर पूरे का तो 2,000 रुपीज लगेंगे आपके, और सेकेंड ईयर से भी तकरीबन 3-4 थाउजेंड लग जाएंगे। तो वो पूरे साल के, तो वो बेहतर है। ये मंथली है, मंथली 5,000 लगेगा आपका। एक्सपेंसिव सोल्यूशन है ये। ओके हो गया? अब्दुरूफ, अब मेन्यू ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाना है क्योंकि मैंने वो पेजेस वापस यहाँ पे ऐड करने हैं। सो ये देखिए जी, हम लोग जो पेजेस में हम लोगों ने पेजेस बनाए थे वो पेजेस आपके सामने है। कॉन्टैक्ट अस के पेज में मैंने कॉन्टैक्ट वाला टेम्पलेट सेलेक्ट किया था, बाद में मैं नेविगेशन में आया, और नेविगेशन में आके मैंने यहाँ पे मेन मेन्यू के अंदर, ये जो आपका मेन मेन्यू है इसमें आके अपनी सारे वो पेजेस वगैरह ऐड किए, और फिर उसकी ड्रॉप डाउन बनाना सिखाई कि ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं, वो सारी बात की। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैं ये नीचे जो बिल्कुल बॉटम पे लेफ्ट साइड बार में बिल्कुल बॉटम पे सेटिंग्स आ रही हैं, मैं सेटिंग्स में गया हूँ, और सेटिंग्स के अंदर आके मैंने ये लीगल का ऑप्शन जो है इस पे सेलेक्ट क्लिक किया था। और जो लीगल पेजेस होते हैं किसी भी स्टोर के लिए, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी होती है, उसकी रिफंड पॉलिसी होती है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे बनाई, ये मैंने खुद से नहीं लिखी, मैंने ये टेम्पलेट के थ्रू यहाँ पे बनाने का मैंने बताया हुआ था। मैं अगर मैं खत्म करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या है कि शॉपिफाई ने टेम्पलेट बना के रखी हुई है जिसके अंदर जो एक जर्नल रिफंड पॉलिसी होती है किसी भी स्टोर की, वो मेंशन है। तो आप जैसे ही क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करोगे वो सारी पॉलिसी यहाँ पे आ जाएगी। आपका ईमेल जहाँ पे आना चाहिए, आपके स्टोर पे जो ईमेल दिया हुआ वो ईमेल आ जाएगा, जहाँ पे आपका ड्रेस आना चाहिए ड्रेस आ जाएगा, जहाँ पे आपके स्टोर का नाम आना चाहिए नाम आ जाएगा। तो इसने ये टेम्पलेट से इंपोर्ट किया है, और साथ ही उसमें जहाँ जहाँ पे आपके स्टोर की आइडेंटिफिकेशन होनी थी, उसका नाम ईमेल कुछ आना था, वो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ एडजस्ट कर देना है। तो ये स्टैंडर्ड है। अगर आपको चेंज करनी पड़े तो आप कोई भी पार्ट कुछ भी यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, सारा एडिटेबल है। इसी तरह से हमने रिफंड पॉलिसी के बाद प्राइवेसी पॉलिसी बनाई। इसी तरह से हम लोगों ने नीचे आता हूँ तो मैं ये आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स ऑफ सर्विस है, ये बनाया हमने इसी तरह से टेम्पलेट से। शिपिंग पॉलिसी उन्होंने नहीं बताई हुई क्योंकि शिपिंग पॉलिसी जो है वो हर एक की डिफरेंट होती है, इस वजह से उन्होंने यहाँ नहीं बताया हुआ। तो वो जो आपकी कंपनी की शिपिंग पॉलिसी होगी, कितना दिन प्रोसेसिंग टाइम लोगे, कितना दिन आपका डिलीवरी टाइम होगा, उस तरह की सारी चीज़ें जो है आप मेंशन करेंगे। तो उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है, आपका सारा का सारा ये जो पेजेस बने हैं रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विस, सारी की सारी आपकी सेव हो जाएंगी। अब सेव होगी। अब इसके बाद मुझे असल में करना क्या था, मुझे हमारा जो वेबसाइट हमने बनाई हुई है, इस वेबसाइट का ये मेन मेन्यू तो मैंने सेट कर दिया। अब ये जो बिल्कुल एंड पे फुटर मेन्यू है जिसमें सिर्फ सर्च नजर आ रहा है, यहाँ पे मैं प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस और रिफंड पॉलिसी वगैरह के पेजेस में ऐड करना चाह रहा हूँ। इसके अलावा आपको कैरियर पेज बनाया हुआ है, कुछ भी ऐड करना है कर सकते हैं आप। मैं अब यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगा तो उसमें नेविगेशन वाला पार्ट, मेन्यू वाला पार्ट रिपीट हो जाएगा। अगर किसी ने कल मिस किया है, जो होना नहीं चाहिए, लेकिन वो रिपीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैं ऑनलाइन स्टोर में जाऊंगा वापस, और ऑनलाइन स्टोर में मैं जाऊंगा नेविगेशन के अंदर। नेविगेशन में हमारे पास टॉप मेन्यू, ये नीचे वाला मेन्यू, ये फुटर मेन्यू में पड़ा हुआ है, और ये टॉप मेन्यू में पड़ा हुआ है। टॉप मेन्यू कॉन्फ़िगर कर चुके हुए हैं, तो मुझे अब फुटर मेन्यू के साथ काम करना है। ऑनलाइन स्टोर, नेविगेशन, और नेविगेशन के अंदर आपके पास मेन मेन्यू के साथ ये फुटर मेन्यू आ रहा है, और इसके अंदर अभी तक सिर्फ सर्च मेन्यू आइटम है। और वो ये आपको नजर भी आ रहा है कि इसमें यहाँ पे फुटर मेन्यू में सिर्फ सर्च मेन्यू आइटम है। तो मैंने इस फुटर मेन्यू को एडिट करना है। ऑनलाइन स्टोर, नेविगेशन, फुटर मेन्यू क्लिक करें। ये आपके सामने जो है वो फुटर मेन्यू आ गया। इस फुटर मेन्यू के अंदर देखें, ये सर्च का ऑप्शन है। मुझे सर्च नहीं चाहिए, अगर तो मैं डिलीट करूंगा, और सर्च वाला जो पार्ट है उसको डिलीट कर दूंगा। मैं अपनी मर्जी की आइटम्स ऐड करता हूँ। अच्छा, अब क्या ऐड करना है आपने? ये ऐड मेन्यू आइटम का ऑप्शन आ रहा है, इस पर करें क्लिक। जैसे क्लिक किया, ये आपको ऑप्शन इसने दे दिया कि क्या ऐड करना चाह रहे हैं, कौन सा पेज ऐड करना है। मैं पहले लिंक्स पे जाता हूँ, और मैं अपने जो जो पेजेस मुझे ऐड करने हैं वो देख लेता हूँ। तो लिंक्स पे आया, और यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आ रहा है पॉलिसीज का। पॉलिसीज का ऑप्शन, कि आप पॉलिसीज पेजेस इसके अंदर सारे के सारे आ रहे होंगे। तो आप क्या करें, आप सिंपल ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक करें, यहाँ से लिंक पे क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास ये पॉलिसीज आ रही हैं।
इस पे क्लिक कर दें। तीनों पॉलिसीज जो बनी हुई है फिलहाल वो सारी की सारी आपके सामने आ गई, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस। प्राइवेसी पॉलिसी ऐड करनी है, क्लिक करो, नाम ऑटोमेटिकली आ गया, पहले भी लिख सकते थे, बाद में ऑटो फैच भी कर लेता है, सेम नाम चेंज भी कर सकते हैं। ऐड, एक पॉलिसी ऐड होगी, प्राइवेसी पॉलिसी। दोबारा ऐड मेन्यू आइटम करें, फिर से लिंक पे क्लिक करें, फिर से लास्ट ऑप्शन पॉलिसीज पे क्लिक करें, फिर रिफंड पॉलिसी पे क्लिक करें, ऐड, या आपकी रिफंड पॉलिसी आ गई। फिर ऐड मेन्यू आइटम करें, फिर से लिंक पे क्लिक करें, फिर पॉलिसीज पे क्लिक करें, टर्म्स ऑफ सर्विस पे क्लिक करें, ऐड, ये आपकी टर्म्स ऑफ सर्विस, तीनों पॉलिसी पेजेस आ गए। इसके अलावा कोई पेज ऐड करना हो, कैरियर का पेज है, कोई भी पेज है, तो पेजेस में जाके आपने जो बनाया होगा पेज ऐड कर लो। तो बहरहाल मैं ये तीनों पेज ऐड करना चाह रहा था, ये तीनों ऐड किए और सेव, काम खत्म, मेन्यू अपडेटेड। वापस आऊंगा अपने मेन स्टोर के ऊपर, इस मेन्यू को एडिट किया है, जहाँ पे पहले सिर्फ सर्च नजर आ रहा था, अब मैंने तीनों पॉलिसी पेजेस ऐड किए। मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश और देखते हैं कि यहाँ पे वो शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, सारे पेजेस आपके सामने आ गए। आपका फुटर मेन्यू भी एडिट हो गया। कुछ और ऐड करना है कर लें, जो मर्जी करना है कर लें। तो हेडर मेन्यू और फुटर मेन्यू दोनों के दोनों आप लोगों ने यहाँ पे एडजस्ट कर लिए। बताएं जी, यहाँ तक क्लियर है? स्नैप ट्रायल खत्म हो जाएगा शॉपिफाई का, तब कस्टमर को कैसे स्टोर बना के देंगे? हम लोग ट्रायल से पहले ही उसको बना देंगे, और हम उसको जब बना भी रहे होंगे तो इन बिटवीन भी हम बोल सकते हैं कि ये अपना स्टोर पकड़ो, उसको सब्सक्राइब करें, इसका जो पैकेज वगैरह है वो लें, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। क्लियर? तो मेन्यू मैंने रिपीट किया है, फुटर मेन्यू, हेडर मेन्यू कैसे चेंज होना है वो अब आपको पता चल गया। जो चीज जहां भी शो करवानी है अब करवा सकते हो। ऑल गुड। 105 लोग हैं, 135 से 40 ज्यादातर लोग आते रहे हैं, लास्ट वीक के अंदर भी मैंने देखे हैं। कहाँ चले गए यार? जी वही करेगा, हम लोग तो नहीं परचेज करेंगे, हम अपना कार्ड थोड़ी देंगे। जी लेफ्ट राइट कर सकते हैं, वो आप करेंगे कस्टमाइजेशन से हसन। कस्टमाइजेशन में होता है ना, वो ड्रैग ड्रॉप करके ऊपर नीचे में लेके जा रहा था चीजें, याद हो आपको? तो कस्टमाइजेशन में फुटर में जाके वहां पे फुटर मेन्यू आ रहा था और फॉलो सोशल आइकन्स आ रहे थे। सोशल आइकन वाला पार्ट नीचे था, फुटर मेन्यू ऊपर था। इस वजह से वो पहले शो हो रहा है फुटर मेन्यू, सोशल बाद में। आप अगर वो ड्रैग ड्रॉप करके ऊपर नीचे कर दोगे तो फुटर ये फॉलो वाला इधर चला जाएगा और दूसरा इधर आ जाएगा। अगर क्लाइंट प्रीमियम थीम इंस्टॉल करने का कहे तो हमें बाय कर दे, स्टोर से बाय कर दे, हम वो कर लेंगे, लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा। कहीं और से बाय करके दे रहा है तो जिप फाइल होगी, हम अपलोड कर देंगे, अपलोड का ऑप्शन भी वहां पर पड़ा हुआ है, अपलोड करेंगे वो लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा, फिर एक्टिवेट ही करना है उसको। कुछ भी दे दे हमें, वहीं से होना है। ऑल ओके। इसमें डाटा भी इंस्टॉल होता है, इसमें तो ऑटोमेटिक आ रहा है ना, टेम्पलेट खुद ही आ गया था, हमने उसी को तो एडिट करते गए साइड बाय साइड, चीजें हमने फिर डाली हैं। तो इसमें तो डेमो ऑटो आ रहा है ना, इसमें वर्डप्रेस की तरह अलग से नहीं करना पड़ रहा। जो थीम हम कर रहे हैं उसका जो डिजाइन है वो सामने आ रहा था, हमने उसी को वहां पे ओपन किया कस्टमाइज में, और देख देख के हम लोग वहां पे अपनी चीजें लेके आते गए। तो ऐसे था ना, ये देखो, ये डेमो इम्पोर्ट हो गया, मतलब डेमो का पूरा डिजाइन लेआउट हर चीज यहाँ पे आ गई थी। अब हमने उसमें चेंजेस की और हमने उसको ऐसे बना दिया। ओके हो गया। सो ये आपके मेन्यूज हैं भाई। तो मेन मेन्यू, फुटर मेन्यू, इवन दो कि आप इन मेन्यू में से कोई और मेन्यू बनाना चाह रहे हो, नया मेन्यू बनाना चाह रहे हो, वो ऑप्शन भी हमारे पास है। आप सिंपली क्या करेंगे, ऐड मेन्यू पे एक नया मेन्यू बना लेंगे, और इन दोनों मेन्यूज को में से किसी को डिलीट करना है फुली तो डिलीट भी किया जा सकता है। तो हर चीज आपके ऊपर है, आप किस तरह से इसको लेके चलना चाह रहे हो। ये सब ओके है, ये जो अभी 10 10 लोग अभी आए हैं नहीं, 10 12 लोग नए आए हैं, तो आप लोग को वो भी क्लियर है, ये मैंने मेन्यू, फुटर मेन्यू के अंदर जो पॉलिसी पेजेस हमको शो करना बताया। पेड प्लान जब ले लोगे तो शो हो जाएगा। अभी तो स्टोरी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है ना, इस वजह से शो नहीं हो रहा। जी तो नए आने वाले जो लोग हैं उन्हें क्लियर है।
जी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि रिवीजन रखें हम लोग। एक दिन लगे, 2 दिन लगे, उसमें मैं स्पीड के साथ एक ही गो के अंदर सारा स्टोर सेटअप करूंगा। नए आने वाले नाराज होके चले चले गए हैं, 3 लोग। यार क्यों नहीं आ रहे हो यार आप लोग, मुझे समझ से बाहर हुआ पड़ा है, कोई मसला है कि मेरे अगर मेरी बात समझ नहीं आती, मैं जिस तरह से करवाता हूँ मेरा वो स्टाइल ठीक नहीं लगता, तो मुझे वो बताओ। यहाँ पे मैं आपको ऑन कॉल ले लूंगा, इधर बोल दो, मैं माइंड नहीं करूंगा, मुझे मैसेज करके बोल दो, मैं वहां पे माइंड नहीं करूंगा, मैं फुल चांस दूंगा, हर बंदा परफेक्ट नहीं होता। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं और अच्छे सिंपल तरीके से करवाने की कोशिश करूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि लोग ड्रॉप क्यों हो रहे हैं, और मुझे अफसोस भी होता है कि आप लोग किसी और की जगह पे आए थे और अब आप लोग सीरियस नहीं ले रहे हो इस चीज को। और टाइमिंग का वो जब पूल बनाया तो हर बंदा उस पर चला गया। मुझे लिटरली, मुझे सत्यान साहब ने बोला जी हम लोगों ने मेंशन किया हुआ था जब हमारी जॉब पोस्ट गई थी, जब ये ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन ली थी कि हमारी टाइमिंग 1-2 बजे होगी, तो उस वजह से कर देते हैं। मैंने बोला कि हम वो नहीं करते, हम ऐसे करते हैं, पूल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर जो रिस्पॉन्स करेंगे उस बेस के ऊपर हम लोग चलेंगे। हमने पूल क्रिएट किया, पूल के अंदर इतने ज्यादा लोगों ने 2 बजे बोला। हालांकि मैं लिटरली सुबह 9:30 बजे में ज्यादा फिजिबल था, मुझे सुबह सुबह आराम से फ्री हुआ, पूरा दिन अपना काम किया। अब मैं काम करते करते काम छोड़ता हूँ, फिर क्लास लेता हूँ, फिर काम दोबारा से पकड़ता हूँ, फिर उसको लेके चलता हूँ, तो फ्लो जो एक चल रहा होता है सारा का सारा वो रुकता है एक बार। सुबह तो बंदा स्टार्टिंग में लेक्चर लेके फ्री हो गया, सारा दिन अपना काम करता है। तो टाइमिंग तो जो है वो मैंने एडजस्ट किया आप लोगों की वजह से, वरना मैंने ये 13 बैच है, 12 बैचेस में कभी भी मेरी 2 बजे की टाइमिंग नहीं हुई। 11:30 से 1:30 ज्यादा तक टाइमिंग चलती रही है। तो अब ये है कि क्या किया जाए यार। हाँ जी, 150 प्लस में बहुत ज्यादा स्टूडेंट थे। रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगी ना स्नैप, आई कैन बेट ये इससे भी आधे हो जाएंगे। आप कहोगे नहीं होंगे, सारे कहेंगे नहीं होंगे, तो भाई डाटा बताता है हमें। डाटा बताता है, इस वजह से तो रिकॉर्डिंग बंद की है उन्होंने। इस वजह से तो रिकॉर्डिंग बंद की है उन्होंने कि ऐसा किया है, और इतना बुरी तरह से गिरती है रिटेंशन। ओहो हो, आप सोच भी नहीं सकते। काम की रूटीन नहीं बन रही हसन, मैंने बस ये बात सुनी है। ऐसे ही होगा, वो थोड़े ट्रेनर बैठा होगा, कुछ 10, 15, 20, 25 लोग जो बड़े सीरियस हैं वही रह जाएंगे, बाकी कहेंगे यार रिकॉर्डिंग है, रात को देख लेंगे, सुबह देख लेंगे, दिन में देख लेंगे। यार आ जाता है माइंड के अंदर, चीज आ जाती है। जब चीज अवेलेबल होना, बंदा लेजी हो जाता है कि कोई बात नहीं, अगर ना भी टाइम पे लिया बाद में ले लेंगे, कर लेंगे। तो बात ये है कि समझो कि क्लास में लेने जा रहे हो, क्लास में जाना है, टाइमिंग उसकी फिक्स है, उस टाइमिंग में पहुंचोगे, क्लास में आ जाओगे, नहीं होगे तो चलिए निकल जाएगी। चलें, जहाँ जेब कह रहा है लेक्चर स्टार्ट कर दें। और जैसे आपने भी लेट तो नहीं ज्वाइन किया, मैंने फुटर नेविगेशन कंप्लीट भी कर दिया है। इंप्रेशन होता है कि आपकी गिग जिन लोगों के सामने से गुजर जाती है, सामने से गुजर जाती है, स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं। पर देखो ना, 32 मिनट हो गए हैं, तो अभी भी 3, 4, 5 लोग अभी अभी एंटर हुए हैं, बस अभी इतना लेट लेट आ रहे हो आप लोग, फिर क्या मैं फ्लो कैसे बने, या बीच में आप आगे पूछोगे ये क्या करवाया है, दोबारा बता दें, इस तरह की चीजें आएंगी, सारा मजा खराब होता है। और फिर वैसे भी हम लोग 135, 40 पे जा रहे थे, तो अब देख लें आपके सामने हालात है। जब मैं टाइम निकाल के आ रहा हूँ तो जी कर लें, तो मेहरबानी कर लो, आप लोग भी, आपका फायदा है, दुआएं दोगे मुझे भी, इस प्रोग्राम को भी, इंशाल्लाह। ये मेरी गारंटी है, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करोगे, मेहनत करोगे, तो रिवॉर्ड इज वेरी बिग इन दिस फील्ड। स्नैन फिजिकली चलता रहा है जब से ये कोविड आया, अल्लाह की तरफ से अब वो एक चीज है, तब से ही इस तरह ऑनलाइन वाला हुआ है सिस्टम। हाँ जी, देख लें बरकत। देखो मैंने दोबारा पॉलिसी पेजेस बता के
नेविगेशन फुटर ख़त्म करवा दी। उसके बाद मैं रुक गया कि जो लोग नए आए हैं जी आप बताएं कि आप लोग अब क्लियर है आपको ये चीज़ कैसे करेंगे। तो उस टाइम भी कोई नहीं बोला, और अब आप आए और आप कह रहे हैं फिर रिपीट कर दूं। तो हम पूरे लेक्चर में क्या करेंगे यार, मुझे सिर्फ ये चीज़ बता दें आप। मुझे यकीन माने आई एम वेरी वरिड फॉर यू, उन लोगों के लिए जो लोग नहीं आ पा रहे, जो लोग नहीं कर रहे। और मैं यकीन मानूं जिस दिन भी आपको एहसास होगा ना, मुझे मैसेज करके बताना जरूर कि सर अभी हो रहा है, क्योंकि करते हैं लोग मैसेज। जब टाइम था तब नहीं किया, अब वो कहते हैं और अब अपॉर्चुनिटी नहीं है। जी जो कर रहे हैं उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ मैं। ऐसी ही है, ऐसी ही है। चलें, ये मैंने बातों में फिर भी लगाया, मैंने कहा शायद कोई और भी आ जाए, लेकिन उधर ही रुके मैं काम मतलब। ये 5-7 दिन के अंदर 25-30 की तो लोग डाउन मुझे नजर आ गए हैं कि काम लोग डाउन हुए हैं। सो लेट्स सी, उनसे पूछते हैं क्या रीजन है उनके, क्या नहीं है। कुछ भी रीजन है मेरे से रिलेटेड भी है तो भाई बताओ मुझे, कोई मसला नहीं है, बस बताया लाजमी करो। ऐसी चुप करके साइड पे हो जाओ तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। अच्छा जी, तो नेविगेशन में आके मैंने फुटर मेन्यू एडिट किया। सो मैंने सेटिंग में मैं गया, कल भी बताया था, दोबारा से बस एक दफा उसको दिखा रहा हूँ। लीगल में गया, सेटिंग्स में, लीगल में यहाँ पे सारे पेजेस हैं वो क्रिएट किए, रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी सारे। उसके बाद ऑनलाइन स्टोर पे वापस आया, नेविगेशन में गया, और नेविगेशन के अंदर आके यहाँ पे मैंने फुटर मेन्यू पे क्लिक किया, और फुटर मेन्यू पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे सारे मेन्यू आइटम्स ऐड किए। ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक करके, लिंक पे क्लिक करके, ये पॉलिसी पे क्लिक किया, तो यहाँ पे सारे पॉलिसीज पेजेस आ रहे हैं। वन बाय वन करके इनको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद उनको मैंने सेव कर दिया। तो आपको फुटर मेन्यू भी ओके हो गया। ये देखें फुटर के अंदर आपको आपके पॉलिसी पेजेस नजर आ रहे हैं। जी जी, मुझे टेंशन ये भी है ना कि दूसरों का फायदा क्यों नहीं हो रहा, मैं वो बात कर रहा था। अच्छा बहरहाल, अल्लाह ताला सबके हक में बेहतर करे। सो अब हम लोगों ने देखो जी स्टोर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आ गए। तो अब एक स्टोर आपको कोई शक्ल सूरत कोई थोड़ा बहुत, अभी तो लोगो वगैरह हमने ऐसे उठा के लगाया है, टेक्स्ट वगैरह इमेजेस वगैरह भी ऐसी कुछ लगी नहीं है। तो अब आपको थोड़ा सा को पता लग रहा है, कलेक्शन है, उसके नीचे कलेक्शन आ रही हैं, अबाउट अस है, साइजिंग चार्ट, कॉन्टेक्ट अस, पूरा मेन्यू कंप्लीट है। फिर आपके सारे पेजेस हैं प्रोडक्ट पेजेस पे जा रहे हैं। उसके बाद ये कलेक्शन आ गई, फिर एक फीचर कलेक्शन आ गई, फिर आपका टेक्स्ट वगैरह आ गया, फिर एक फीचर प्रोडक्ट आ गई, फिर फुटर वगैरह भी आपका विद लिंक्स विद मेन्यू आइटम जो है सारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद दैट इज इट, आपका स्टोर जो है उसकी शक्ल निकल आएगी, उसका एक डिस्प्ले बन आपके सामने आ जाएगा, किस तरह का लोगों को शो होगा, क्या कुछ उसमें होगा, हर चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये फुटर मेन्यू भी कंप्लीट हो गया। यहाँ तक बताएं सब ओके? जल्दी से बताओ जी। ओके चलो, गुड हो गया। तो अब देखो ऑनलाइन स्टोर के नीचे थीम्स वाला सेक्शन हमने देख लिया, पेजेस वाला सेक्शन दे लिए देख लिया, नेविगेशन का सेक्शन देख लिया। अब ये रह गया एक ब्लॉग पोस्ट का सेक्शन। सर अगर ब्लॉग होगा तो वो हेडर में जाएगा या फुटर में? जी ब्लॉग यूजुअली हम लोग हेडर में ही रखते हैं, बाकी मर्जी है आपने कौन सा पेज कहाँ डिस्प्ले करवाना है। प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह को हेडर में शो करवाने की जरूरत नहीं है। नेविगेशन बार बहुत बड़ी हो जाएगी, और उसके अंदर आप ये पेजेस लेके आ रहे हो तो ये वहां पे दिखाना जरूरी नहीं है। पेज भी वेबसाइट पे होने चाहिए तो हम फुटर में ऐड कर लेते हैं, क्योंकि वो प्राइमरी मेन्यू सबके सामने आना है, तो उसमें ये पेजेस मैं नहीं दिखा रहा। बाकी ये देखें, अब थीम्स हो गए, पेजेस हो गया, नेविगेशन हो गई, ये ब्लॉग पोस्ट का सेक्शन रह गया। ब्लॉग पोस्ट के सेक्शन में मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या है? अगर आप अपने ई कॉम स्टोर के अंदर ही ब्लॉग बनाना चाहते हैं, ब्लॉग इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करना चाहते हैं लोगों के लिए, ताकि उधर भी ट्रैफिक आए, उधर भी लोग आए, और जब वहां पे आए तो अल्टीमेटली स्टोर के ऊपर भी ट्रैफिक आएगी। तो आप आर्टिकल्स लिख लिख के पब्लिश करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। ई कॉमर्स स्टोर के साथ साथ प्रोडक्ट्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन साथ साथ आर्टिकल्स लिखने हैं, लाइक टॉप 10 प्रोडक्ट्स किसी किस्म की, उनके ऊपर लिख दिया, किसी एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड रिव्यू लिख दिया, तो इस तरह से आप लोग करना चाह रहे हैं। तो आर्टिकल्स लिख के आप सबमिट जो करने हैं वो आपने पेजेस में नहीं करने, वो आपने करने हैं ब्लॉग ब्लॉग पोस्ट वाले सेक्शन में। पेजेस और सेक्शन देखो स्टैटिक है, काफी स्टैटिक इस तरह से है कि पेजेस के अंदर जो पेजेस मैंने बना दिए ये बने हुए आपके सामने हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा होगा कि रोज रोज आगे मैं नया पेज ऐड कर रहा हूँ। ये पेज जो होंगे मेन मेन पेजेस वही रहेंगे, शायद कोई का दुका और ऐड हो जाए, वरना ये पेजेस, ये वाला सेक्शन स्टैटिक ही है, जो पेज ऐड हो गए बस हो गए, फ्रीक्वेंटली बार बार और नहीं आ रहे होते।
लेकिन जो ब्लॉग पोस्ट वाला सेक्शन होता है, आर्टिकल्स आप लिख रहे हो, पब्लिश कर रहे हो, तो आर्टिकल्स रेगुलर बेसिस पे आ सकते हैं। आप एक वीक में एक कर रहे हो, आप एक वीक में 2 आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हो, एक वीक में 3 कर रहे हो, तो एक मंथ बाद आपके 3 के हिसाब से 12 पड़े होंगे। फिर 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, जब आपका एक साल पूरा होगा तो कितने आपके पास 12 × 12 कितने आर्टिकल्स आपके पास हो चुके होंगे। तो ये आपका सेक्शन होता है डायनेमिक, कि यहाँ पे आप नई नई इन्फॉर्मेशन, नए नए आर्टिकल्स ऐड करते रहोगे। तो ये ऑर्गेनाइज करने के लिए शॉपिफाई ने पेजेस का सेक्शन अलग दिया है, और अगर आपने आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करने हैं तो ब्लॉग का सेक्शन अलग दिया है, तो कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट वगैरह पब्लिश करने के लिए। सो आप ब्लॉग पोस्ट में आएंगे और यहाँ पे आके क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आप ब्लॉग का टाइटल दोगे, और टाइटल देने के बाद यहाँ पे कंटेंट, उसका जो आर्टिकल्स जो लिखा हुआ है आपने पूरा वो दोगे। वो देने के बाद यहाँ पे आपके पास इमेज लगाने का ऑप्शन आ रहा है, फीचर्ड इमेज। ये फीचर्ड इमेज क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। वो क्लिक हो गया है, मेरे सब इमेज मांगेगा। तो ये समझ आ गई ना कि ब्लॉग होती क्या है। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स भी होते हैं ना साइट्स के ऊपर, लोग आर्टिकल्स लिख के पब्लिश कर रहे होते हैं, तो वो इस सेक्शन के अंदर आप लोगों ने पब्लिश करने हैं। ठीक है। तो ऐड न्यू जैसे मैंने किया, ये टाइटल आ गया, ये कंटेंट आ गया, ये फीचर्ड इमेज आ रहा है। फीचर्ड इमेज क्या चीज़ होती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं ओपन करूँ linzia.com/blog, एक साइट ओपन की, सिर्फ आपको आइडिया देना है। ये देखो, ये एक साइट है जिसके ऊपर आर्टिकल्स हैं डिफरेंट। ये फर्स्ट आर्टिकल एक लिखा हुआ है, ये सबसे पहले एक इमेज आ रहा है, इमेज के बाद टाइटल आ रहा है, फिर डिस्क्रिप्शन आ रही है, डिस्क्रिप्शन भी पूरी नहीं आ रही, नीचे रीड मोर है। जब इस पर क्लिक करूंगा तो फिर पूरा आर्टिकल ओपन हो जाएगा। सेम वे ये नेक्स्ट आर्टिकल है, थोड़ा सी डिस्क्रिप्शन आ रही है, टाइटल आ रहा है, इमेज आ रहा है, उसके बाद रीड मोर करेंगे, नेक्स्ट ओपन हो जाएगा। तो ये जो इमेज नजर आ रहा है ना आपको, इसको फीचर्ड इमेज बोलते हैं। जो आपका जो शॉर्टर प्रीव्यू होता है उसके अंदर आपकी जो ना वो ब्लॉग नजर आ रही होती है। अगर रीड मोड पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा आर्टिकल या पूरा जो ब्लॉग होगी, पूरा आर्टिकल होगा, वो आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह आपके सामने आ गया। लेकिन जो शॉर्ट व्यू के अंदर, जो क्विक व्यू के अंदर एक आपका जहाँ पे मल्टीपल ब्लॉग पोस्ट जो इकट्ठी पड़ी होती हैं, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होती है, टाइटल होता है, साथ इमेज, मेन इमेज नजर आ रहा होता है, इसको फीचर्ड इमेज बोलते हैं। समझ आ गई। उसके बाद उर्दू पॉइंट ओपन कर लो अगर आप, तो उर्दू पॉइंट के ऊपर भी आर्टिकल को ओपन करने से पहले मल्टीपल आर्टिकल जहाँ की पिक्चर्स, इमेजेस लगे नजर आ रहे होते हैं, जैसे ये देखो, ये एक आर्टिकल है, उसके बाद ये 2 3 4 न्यूज वगैरह आई हुई हैं, तो इन सब के ऊपर एक ना एक इमेज मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, वो मुझे अट्रैक्ट करेगा, या उसकी बेस पे मैं इसको क्लिक करूंगा। तो ये जो इमेजेस आपको नजर आ रहे हैं ना ब्लॉग ओपन किए करने से पहले, ये सारे के सारे हैं जो फीचर्ड इमेजेस। इसके बेस पे इस पे क्लिक करूंगा और उसको ओपन करूंगा मैं। समझ आ गई। तो ये फीचर्ड इमेजेस होते हैं जो सामने अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को लगाते हैं। मेन इमेज आपका जो होता है, तो वो फीचर्ड इमेज आप यहाँ पे लगाते हो आर्टिकल्स के केस में, ताकि जब 10 आर्टिकल्स इकट्ठे पड़े नजर आ रहे हो तो सबका इमेज, जो मेन मेन इमेज नजर आ रहा हो, जिसकी बेस पे लोग उसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। तो बताएं मुझे, फीचर्ड इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फीचर्ड इमेज क्या होता है? ब्लॉग का मेन इमेज, लाइक थंबनेल। यूट्यूब के ऊपर जैसे थंबनेल होता है, यूट्यूब पे जाते हो, वीडियो के ऊपर देखते हो, फिर क्लिक करते हो और उसको ओपन करते हो। तो जस्ट लाइक यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब ओपन करते हो, सारी वीडियोज आ रही होती हैं, उसके ऊपर इमेज लगे नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, वो इमेज आपको अच्छा लगेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो आप क्लिक करके ओपन कर लेते हो, वीडियो ओपन हो जाती है। उसी तरह से जब मल्टीपल ब्लॉग पोस्ट होती हैं, जिस तरह से उर्दू पॉइंट आपके सामने है, फ्रंट पेज पे चले जाओ, कितने ये आपके पास यहाँ पे न्यूज वगैरह जो आई हुई आर्टिकल्स हैं, अब इन सब का एक 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 इमेज नजर आ रहा है, टाइटल नजर आ रहा है, इसमें डिस्क्रिप्शन नजर नहीं आ रही। अब यहाँ पे क्लिक करोगे, ये जो इमेज आपको सामने लगे हुए नजर आ रहे हैं ना, ये इमेजेस जो है ना वो आपके फीचर्ड इमेजेस होते हैं, जो मेन डिस्प्ले इमेजेस होते हैं आपके। इसको क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद आपको वो आर्टिकल या वीडियो, जो चीज़ हमने वहाँ लगाई हुई है, वो नजर आएगी। तो समझ आ गई सब आपको? इसको फीचर्ड इमेज बोलते हैं, मेन इमेज आपका जो ब्लॉग का होगा, आपकी आर्टिकल का होगा। आल ओके, चलें। सो ये फीचर्ड इमेज है, तो आप यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे इमेज लगाना है, वीडियो लगानी है, इसके अंदर भी लग जाएगा सब कुछ। लेकिन ये फीचर्ड इमेज आपका डिस्प्ले होगा मेन, ये मेन डिस्प्ले में जाएगा आपका। सही हो गया। तो आप इसको लगा सकते हैं। तो मैं कोई एक आधा लगा के दिखा दूं, या जरूरत है बता दें मुझे? है तो ये बिल्कुल पेजेस जैसा, बस इसके अंदर ये ऑप्शन डिफरेंट है, और एक ये ऑप्शन आपके डिफरेंट आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है ऐड अ समरी ऑफ द पोस्ट टू अपीयर ऑन योर होम पेज और ब्लॉग। तो ये जिस तरह से मैंने अभी आपको एक साइट दिखाई, इसमें तो डिस्क्रिप्शन दिखा ही नहीं रहा ना, सिर्फ टाइटल और इमेज दिखा रहा है।
अगर ये जो ब्लॉग ब्लॉग है, जो आर्टिकल साइट है, या मैंने ये ओपन किया, तो क्या हो रहा है कि इमेज आ रहा है, टाइटल आ रहा है, और फिर ये 2-3 लाइनों की 5 लाइन 4-5 लाइनों की डिस्क्रिप्शन आ रही है। उसके बाद अगर क्लिक करोगे तो पूरा आर्टिकल ओपन होगा। तो ये जो 4-5 लाइनों की डिस्क्रिप्शन आ रही है ना, ये डिस्क्रिप्शन कितनी आपने दिखानी है, ये उसके लिए आपको ये बोल रहा है कि यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप। उसका शॉर्ट व्यू, उसका वो वाला पार्ट जो आपका टाइटल के साथ, इमेज के साथ शो होगा, 2 लाइनें, 3 लाइनें, 4 लाइनें, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक हो गया। वालेकुम सलाम। जी नगीन, अल्लाह ताला खैर करे। हम लोगों ने वो जो पॉलिसी पेजेस थे जो बनाए थे, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह, उसको नेविगेशन में, मेन्यू में, फुटर मेन्यू में ऐड किया है। और उसके बाद हम लोग आए हैं ब्लॉग पोस्ट वाले सेक्शन पे। ब्लॉग पोस्ट क्या होता है? आर्टिकल्स होते हैं। अगर आप वेबसाइट पे आर्टिकल्स पब्लिश करना चाहते हैं मल्टीपल, तो उसके लिए आप ना ब्लॉग पोस्ट पे जाके वहां पे आर्टिकल पब्लिश करते हो। तो ब्लॉग पोस्ट, वहां पे आपने आना है। सबसे फर्स्ट टाइम ये पे ऐड न्यू आ रहा होगा, पहली ब्लॉग ऐड होनी है। उसके बाद मल्टीपल जितनी मर्जी करते रहो। टाइटल दो, डिस्क्रिप्शन दो। यहाँ पे उस उसका आर्टिकल का जो क्विक व्यू के अंदर इमेज के साथ कितना सा पार्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन का शो करवाना है, वो यहाँ पे ऐड करें। यहाँ पे फीचर इमेज लगाएं, तो डिस्प्ले कैसा आएगा? बिल्कुल ऐसा, इस टाइप का इमेज लगा होगा, टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगी। इस किस्म का जो ना इमेज आप लोगों के सामने आएगा। ठीक हो गया। तो इस किस्म का इमेज आप लोगों के सामने आएगा। और बिल्कुल ऐसे ऐसे व्यू आएगा आपके पास। इमेज लगा होगा, उसके बाद टाइटल लगा होगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लगी होगी। इस तरह की चीजें आपको नजर आएंगी। समझ आ गया? ऐड करके दिखा दूं? सबको समझ आ गई भाई? सारे क्लियर हो इसके ऊपर? ये ऐड करके दिखा दूं? तो पेजेस में जो था ना, ये दो चीजें नहीं थी, पिक्चर इमेज नहीं था, और ये जो आपका जो शॉर्ट व्यू जो डिस्क्रिप्शन देनी है वो। कर दूं ऐड? ये लो जी, आपको इसी की एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये कॉपी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन मैंने जी वैसे तो आपकी लेंथी होगी, तो जितनी भी है मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें से सिर्फ इतना सा पार्ट जो है ना, वो मेरा नजर आएगा क्विक व्यू के अंदर। ठीक है। और इमेज मुझे लगाना है, तो मैं ऐड इमेज पे करके कोई सा भी इमेज लगा देता हूँ। चलें, वही लगा पर लगा लेते हैं जो हमारे पास इमेजेस थे। ये लगा देता हूँ, चलें। ये इमेज लग गया। ये फुल आर्टिकल है। इसके अंदर, आर्टिकल के अंदर भी इमेज लगा सकते हैं। कहीं भी इमेज लगाना है तो ये आपके पास इमेज लगाने का ऑप्शन है, इंसर्ट इमेज का। और यहाँ पे आके कोई सब इमेज आप लगा सकते हो। इंसर्ट, ये इमेज लग गया। उसके बाद वीडियो लगानी है तो वीडियो का ऑप्शन भी है, ये वीडियो का ऑप्शन है, वीडियो इंसर्ट की जा सकती है। तो पूरा आर्टिकल रेडी करना है। रेडी करने के बाद विजिबल, विजिबल के बाद सेव, आर्टिकल लाइव। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करो। ये आर्टिकल का मेन मतलब आर्टिकल नजर आ रहा है ये आपका। और ये रीड मोर जो, अच्छा वो ऊपर रीड मोर लिखा गया है ना, ये रीड मोर, इसको खत्म कर देता हूँ। सेव। तो ये तो आर्टिकल के अंदर व्यू आया ना, जो मेन इसका व्यू है वो आया। अब यहाँ पे अगर मैं इसके सिर्फ ब्लॉग वाला सेक्शन ओपन करता हूँ, तो ऐसे नजर आएगा जी। ये देखें, इमेज काफी बड़ा लगा दिया मैंने। ये चेक करें। टाइटल होगा, इमेज होगा जो आपने लगाया होगा। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन जितनी मैंने वहां से सेलेक्ट की थी, जितनी सी नजर आए, और उसके बाद रीड मोर का ऑप्शन आ रहा है। ये क्लिक करोगे तो आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो। तो वही आपको फॉर्मेट नहीं इसने दे दिया जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा था। तो ये होता है फीचर्ड इमेज। तो यहाँ पे मैं कोई और एक और आर्टिकल पब्लिश करूंगा, तो वो भी यहाँ पे इसके साथ ही नीचे नजर आ जाएगा। उसका भी टाइटल होगा, इमेज होगा, शॉर्ट से डिस्क्रिप्शन होगी, और फिर रीड मोर पे क्लिक करने पे आपका पूरा आर्टिकल ओपन हुआ करेगा। तो इस तरह से ये आपका काम करता है। ऑथर नेम शो करवा सकते हैं, नहीं भी करवा सकते, इट्स अप टू यू। इसी पेज के ऊपर ये देखो, ये ऑप्शन आ रहा है
ऑथर का, ऑथर अभी बाय डिफॉल्ट जो बर्टन है। और आपका जो कैटेगरीज आपने बनाई है, ब्लॉग जो है वो न्यूज़ वाला सेक्शन बनाया हुआ है, नई ब्लॉग भी बना सकते हो। फिर उसके बाद आपके पास टैग्स का ऑप्शन है। अच्छा, अब ये ब्लॉग शो कहाँ करानी है, आप लोग ये पूछना चाह रहे हैं। तो अच्छा, ये मैं आपको मेन्यू में लेके जाता हूँ। जो ये तो आपका ब्लॉग का पेज शो होगा जिसके अंदर मल्टीपल ब्लॉग्स पड़ी होंगी। अब ब्लॉग का सेक्शन आपने कैसे शो करवाना है, नेविगेशन में आ जाओ। नेविगेशन में आके मेन मेन्यू में मैं आ जाता हूँ, अगर मेन मेन्यू में ऐड करवाना है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ऐड मेन्यू आइटम। ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक किया, लिंक पे गया। ये आपके पास पेजेस वाला सेक्शन है, साथ ये देखो ये ब्लॉग पोस्ट का सेक्शन आ रहा है, ब्लॉग पोस्ट ब्लॉग, ये ऑप्शन आ रहा है। मैं ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। ये मेन एक ब्लॉग है अगर उसको ऐड करना हो। और साथ जो ब्लॉग्स का सेक्शन आ रहा है अकेला, अगर उस पर क्लिक करूंगा तो पूरा पेज आ जाएगा। न्यूज़, न्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ जी ब्लॉग ऐड। ये सबसे लास्ट पे ऐड हो गया, मैं इसको ड्रैग करके अबाउट अस के बाद ले आता हूँ यहाँ पे। ये किया, सेव किया। इसके बाद मैं आता हूँ वापस, यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, तो देखता हूँ कि यहाँ ब्लॉग ऐड हुआ है या नहीं हुआ। रिफ्रेश, फिर से करते हैं। ये ब्लॉग सेक्शन आ गया, यहाँ पे क्लिक करें तो ब्लॉग का मेन पेज आ गया। न्यूज़ जहाँ लिखा हुआ आ रहा है ना ब्लॉग न्यूज़, ये मेन पेज आ गया जहाँ पे आपके पास मल्टीपल ब्लॉग पोस्ट पड़ी हुई नजर आएंगी। ये एक है, उसके बाद नीचे दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी। जो जो नहीं ऐड करते जाओगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आती जाएगी। फिर उसमें से जो लोगों ने रीड करनी होगी वो रीड मोर पे क्लिक करके उसको ओपन कर लिया करेंगे, पढ़ लिया करेंगे। तो ऐसे आप ब्लॉग सेक्शन भी अपना शो करवा सकते हो। ओके, ब्लॉग खुद से लिखनी होती है या कॉपी भी कर सकते हैं? नहीं जी, कुछ भी कॉपी नहीं कर सकते। आपकी कोई चीज़ है, आपने बनाई है, आपने लिखी है, उसको कोई और उठा के ले जाता है, कोई और उसको कॉपी कर देता है कहीं पे। जब आप उसको देखोगे वहां पे गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? आप गए हो यहाँ से कहीं पे घूमने फिरने, आपने वहां पे बड़ी ड्रोन से और बड़ा कमाल से आपने एक वीलॉग बनाई है, एक बड़ा जबरदस्त किस्म की वीडियो बना ली है। वो वीडियो आपने अपने फेसबुक पे या अपने चैनल के ऊपर पब्लिश कर दी है। कोई और बंदा उसको उठाता है और अपने बना के शेयर कर देता है, आपको अच्छा लगेगा? आप फौरन उसको रिपोर्ट करोगे। तो इसलिए किसी की चीज जो है ना वो नहीं करेंगे आप। यार नेविगेशन के साथ प्ले करें यार, मेरी बड़ा सिंपल सी चीज है ये वाली। ये ब्लॉग मैंने ऐड किया, करना कैसे है, ये ऐड मेन्यू पे क्लिक करो, लिंक पे जाओ। ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, ब्लॉग्स का, ब्लॉग पोस्ट का। ब्लॉग पोस्ट में सिंगल पोस्ट शो होगी। ब्लॉग्स वाला पार्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद ये न्यूज वाला सेक्शन आ रहा है, न्यूज पे क्लिक करूंगा। और इसको मैंने नाम चेंज किया ब्लॉग में और ऐड किया, तो ये आपके पास ब्लॉग का सेक्शन आ गया। उसको मैं ड्रैग करके ऊपर ले गया। फिर अब मैं जब यहाँ पे जाऊंगा और ब्लॉग पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे ब्लॉग के मेन पेज पे लेके जाएगा, जहाँ पे सारे आर्टिकल्स इकट्ठे पड़े होंगे। जो जो नया पब्लिश होता जाएगा वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा। लेटेस्ट सबसे पहले नजर आएगा, उसके बाद उससे पहले वाला, फिर उससे पहले वाला। और ऐसे ही नजर आएगा कि आपकी इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन जो आपने रखी होगी उतनी डिस्क्रिप्शन, और रीड मोर के बाद पूरा आर्टिकल ओपन होगा। ओके, ऑल गुड। रखिए, आपको समझ आ गई? कॉपी नहीं कर सकते किसी की चीज, हम लोग कॉपी नहीं कर सकते। अगर उसे पता चलेगा तो वो लाजमी बात है कि वो क्ले रिपोर्ट करेगा आपको। तो हर एक की वो प्रॉपर्टी है, जो काम उसने बना किया हुआ है वो आप कोई और यूज नहीं करने देगा किसी और को। तो ये हमें लिखना होता है खुद से। राइटर नहीं हो तो लिखवाना पड़ेगा, फिर उसको पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका ये सिस्टम चलता है। तो ये ब्लॉग सेक्शन हो गया। अब हमारा ऑनलाइन स्टोर के नीचे थीम्स, थीम्स में हम लोगों ने थीम चेंज करना सीखा, लाइब्रेरी में ऐड करना, और अ, उसका स्टोर वगैरह एक्सप्लोर किया, अपलोड करना हो, अगर आपने फ्री यूज करना हो, स्टोर विजिट करना हो, उसके बारे में बात की। उसके बाद यहीं से हम लोग कस्टमाइज में गए थे। ये कस्टमाइज में जाके हम लोगों ने कस्टमाइजेशन की थी, सारा स्टोर सेटअप किया था। फिर ब्लॉग पोस्ट मैंने आपको बता दिया जिसमें आर्टिकल्स आप पब्लिश किया करेंगे। अब यहाँ पे ऐड ब्लॉग पोस्ट पे करके और आर्टिकल्स भी पब्लिश कर सकते हो। उसके बाद पेजेस का सेक्शन है जिसमें हमने पेजेस कल ऐड किए थे, कॉन्टेक्ट अस, साइजिंग चार्ट, अबाउट अस। उसके बाद नेविगेशन, नेविगेशन के अंदर हमने मेन्यूज को एडजस्ट किया, मेन मेन्यू, फुटर मेन्यू, वो सारा का सारा हम लोगों ने यहीं से किया है। उसके बाद फिर ऑप्शन ऑप्शन आ रहा है आपके पास डोमेन्स का। तो डोमेन्स का ऑप्शन वो है जी जहाँ पे, ये अभी देखो आपकी वेबसाइट क्या है। आपकी वेबसाइट है ecom-1.myshopify.com। दैट इज नॉट अ प्रोफेशनल वेबसाइट। माशाल्लाह 121 लोग हो गए हैं, तो 10-15 लोग लेट आए हैं। आई होप कि आप लोग साथ मिल मिल गए होंगे।
मैंने बड़ी कोशिश की है, मैं स्लो स्लो चलूंगा, मैंने एक दो बार रिपीट भी कर दिया है। और प्लीज प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर कोई जेन्युइन रीजन है तो मुझे बताएं कि क्यों आप लोग लेट आते हैं। अगर वैसे ही बस, तो अपना अपना ख्याल करें प्लीज, आ जाया करो टाइम पे। एक फ्लो, एक वो जो मजा होता है लेक्चर का, वो सारा खराब हो जाता है। तो आप लोग आए, इंशाल्लाह कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो और कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर आप मुझे कहना जी आपने कहा था कि आते रहो लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ, फिर आप मुझे जरूर बताना। सजावल टीचर हैं, देखो मजबूरी है, यहाँ पे समझ आती है कि वो लेट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। जो स्कूल छुट्टी, बीमार था, चलें अल्लाह ताला आपको सेहत दे। कोई इस तरह के रीजन हैं तो कुछ समझ आती है, लेकिन अभी भी हमारे काफी लोग जो है नहीं है, 15-20 लोग तो अभी भी नहीं है जो आ रहे थे लास्ट वीक तक। बहरहाल कोई भी इशू तो मुझे बताया करें जरूर। और बाकी अल्लाह ताला सेहत दे आपको, जो भी इश्यूज हैं वो आपके रिजॉल्व करें। अच्छा, डोमेन्स में आ गया मैं। जी अल्लाह ताला आयशा उनको उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। चलें जी, अल्लाह पाक सब खैर करे, कर्म करे। चलें, ये तो जनरल रीजन है, ये तो पता लग रहा है। अल्लाह ताला बेहतर करे जी सब। हो कि अब सब खैरियत होगी। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू द लेक्चर। डोमेन्स का ऑप्शन आ गया, तो थीम्स, ब्लॉग पोस्ट, पेजेस, नेविगेशन सारे हमने डिस्कस कर लिए। डोमेन का ऑप्शन आ गया है। डोमेन का ऑप्शन क्या है? यहाँ पे देखो, अभी फिलहाल ये डोमेन एक ही आ रही है, ecom-1.myshopify.com। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ecom-1.com, सिर्फ ये डोमेन चाहिए मुझे। तो वो डोमेन जो आपकी इनेबल होनी है, जो बाय होनी है, कनेक्ट होनी है, वो इस पार्ट से होनी है। इस पार्ट का मेन रोल ये है। तो डोमेन में आके आपके पास दो ऑप्शन मेन है। बाय न्यू डोमेन, एक नई डोमेन बाय कर लो। कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन, अगर आपने ऑलरेडी कोई डोमेन बाय करके रखी हुई है कहीं से, तो आप उसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। जब कनेक्ट करने की बारी आएगी तो फिर आपको थोड़ा सा जो आईपी अपना जो है पॉइंट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा काम जो उसका है मुश्किल ज्यादा नहीं है। लेकिन ये कि आपको जहां से डोमेन बाय की हुई है वो वाला पैनल लॉगिन करना पड़ेगा, साथ ये वाला होगा, दोनों से मिलके काम होगा। और अगर डोमेन आप बाय यहाँ से करते हो शॉपिफाई से, तो फिर तो टेंशन ही खत्म है। जैसे बाय करोगे, पैसे पे करोगे, यहाँ डोमेन आ जाएगी, उसको एनेबल कर दोगे। और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ आ रहा है एनेबल रीडायरेक्शन, इस पे क्लिक करोगे तो जितना भी लिंक होंगे वो सारे के सारे आपकी जो मेन डोमेन होगी ना, जो भी आपने खरीदी होगी, परचेज करोगे, उसके ऊपर आना शुरू शुरू हो जाएंगे। कोई अगर ये टाइप करेगा ecom-1.myshopify.com, तो वो भी ecom-1.com पे चला जाएगा। अगर कोई www.ecom-1.com टाइप करेगा तो वो भी ecom-1.com पे चला जाएगा। तो इस तरह हर कोई जो है ना, वो आपकी जो मेन फाइनल डोमेन होगी उसके ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। डोमेन को ऐड करने के दो तरीके हैं जी। ये स्टोर तो मैंने उस एंगल से नहीं बनाया, मैं कोई अपने जो स्टोर अपना प्रॉपर जिसको मैं यूज कर सकूं, अगर मैं वो बनाऊंगा तो मैं उसमें आपको जरूर दिखा दूंगा। लेकिन हाँ, इसको किसी हद तक इसको करने की कोशिश करते हैं। सो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि अगर तो आपने बाइंग करनी है, पैसे बचाने हैं, तो फिर कहीं और से लो। इनसे जो है वो एक्सपेंसिव ही मिलेगी आपको। तो लेकिन ये है कि उधर फिर होस्टिंग वगैरह, लेकिन ये शॉपिफाई ओवरऑल एक्सपेंसिव है जी, बात ये है। तो अगर न्यूबी हो, बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हो, तो उसके लिए तो रिकमेंडेड नहीं है मेरी साइड से, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको इसकी कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी, जो कम से कम 5,000 आपको मंथली देना ही देना है, प्लस आपकी डोमेन की कॉस्ट वन टाइम जो साल की होगी वो अलग है। तो सब चीज़ें हैं। डोमेन ऐड होगी तो स्टोर पब्लिश होगा नहीं, डोमेन के बगैर भी पब्लिश हो जाता है, पे कर दो तो डोमेन अलग से लेनी पड़ती है। जी, माई शॉपिफाई नहीं लिखेंगे तो ओपन होगा, वही तो डोमेन लेनी है। तो इसमें करते क्या होते हैं, अगर यहाँ से बाय करनी हो, बाय या न्यू डोमेन पे क्लिक करते होते हैं। अगर शॉपिफाई से ही आप डोमेन बाय करना चाहते हो, या अपनी डोमेन लिखोगे जो आप परचेज करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल ecom-1.com, मुझे ये डोमेन लेनी है सपोज। ये डोमेन मुझे लेनी है, तो ये देखो, ये डोमेन नीचे बताएगा कि अवेलेबल है या नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डोमेन किसी और ने ली हो, जो नाम किसी और ने लिया हो, मैं नहीं ले सकता। दराज.pk अगर किसी ने लिया हुआ है तो दराज.pk मैं नहीं ले सकता उसको, कोई दुनिया में कहीं से नहीं मिलेगी आपको। सो इस तरह से अगर ई कॉम, जिस तरह बैच 1 मैंने लिखा .com, दोबारा लिखता हूँ, ई कॉम बैच, कुछ भी बता दो यार, बाय तो हमने करनी नहीं है। तो ये एक्सप्लोर करके बताएगा और फिर मुझे ये ऑप्शन देगा, देखो 14 USD पर ईयर के हिसाब से डोमेन सेल कर रहे हैं। तो ये डोमेन यहाँ पे अगर मुझे अवेलेबल करता, सर्विस अनअवेलेबल, ये आ गया बाय।
तो .com अदर शो अदर एक्सटेंशन और ये सारे भी अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे देखो .com के सामने बाय लिखा हुआ आ रहा है, मैं बाय पे क्लिक करूंगा जी, क्लाइंट लेगा, हमने कुछ नहीं लेना यार, हम लोग सिर्फ अपनी सर्विस दे रहे हैं। डोमेन लेनी है, कार्ड अटैच होना है, आप अपना कार्ड किस किस क्लाइंट के लिए यूज करोगे? 1 साल बाद आपका कार्ड फिर से चार्ज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि साल बाद डोमेन रीन्यू होती है। आप अगर अपना शॉपिफाई प्लान बाय करने के लिए कार्ड लगा देते हो तो हर मंथ वो चार्ज होना है। तो किस तरह से आप किस किस क्लाइंट के लिए कर सकते हो? तो इसलिए हम लोग कुछ भी बाय नहीं करेंगे क्लाइंट के लिए, सब कुछ उसका होगा। हमने सिर्फ उसको सर्विस देनी है अपनी, हम सिर्फ उसके लिए काम करके देंगे उसको। ओके। चलें, तो अब देखो मैंने क्या किया कि मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, सॉरी, डोमेन से, डोमेन पे आया। डोमेन पे आगे जो सिंपलेस्ट वे है, अगर आप क्लाइंट ज़्यादातर यूज़ करेंगे, बाय न्यू डोमेन यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डोमेन सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने ई कॉम बैच 1 या कुछ भी है ये, ई कॉम बैच 1 2 जो भी लिखना है वो किया। ये मुझे यहाँ बता देगा, मैं बाय नाउ पे क्लिक करूंगा, बाय पे। यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड आ रहा है, पेमेंट मेथड ऐड करके चेकआउट कर दूंगा, ये डोमेन मेरी परचेज हो जाएगी। अब डोमेन परचेज होने के बाद वहीं पे डोमेन के नीचे ऐड होगी। सर अगर कहीं और से डोमेन की परचेज करें तो कनेक्ट का मेथड क्या होगा? जी मैं उसको भी किसी हद तक बताने की कोशिश करता हूँ। क्लाइंट का कार्ड हम अटैच करेंगे, खुद बाय करेगा। क्लाइंट इतना अच्छा नहीं है कि हमको बिलीव कर जाए, वो हमें कार्ड का सारी डिटेल्स दे दे, सीवीवी कोड वगैरह दे दे और हम कहीं और यूज कर जाएं, तो ट्रस्ट फैक्टर इसमें बहुत बड़ा टेंशन में आ सकता है वो बंदा। तो वो खुद ही करेगा, आप स्टोर के उसे राइट्स दोगे और वो आराम से जाके अपनी सारी चीजें ऐड कर लेगा, आप अपना काम करते रहोगे। इसलिए शॉपिफाई पार्टनर्स के थ्रू मैं कह रहा था वो ज्यादा बेहतर है। क्लाइंट से लॉगिन ले लेंगे या पार्टनर अकाउंट में ऐड करेंगे? पार्टनर्स अकाउंट को यूज करेंगे आप, शॉपिफाई पार्टनर को यूज करोगे तो उसमें आपके पास भी एक्सेस है, क्लाइंट के पास भी चलेगी, क्लाइंट अपना जो बिलिंग और इन्फॉर्मेशन सारी ऐड करता रहेगा, आप अपना काम करते रहना। ओके हो गया। सो यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स देने के बाद चेकआउट करोगे तो आपकी डोमेन ऐड हो जाएगी और कहाँ नजर आएगी? बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लोकेशन के ऊपर डोमेन्स के अंदर आपकी डोमेन आ जाएगी। जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है ना डोमेन नेम में, ecom-1.myshopify.com, ऐसे ही साथ लिखा हुआ आएगा ecom-1.com। तो ecom-1.com जो है ना, उसके सामने एनेबल का ऑप्शन आएगा कि इसको एनेबल कर लें, इसको यूज करना है आपने, नहीं करना है। मैंने उसको एनेबल करना है, और एनेबल करने के साथ इसको भी एनेबल करना है। तो दो बातें हैं। पहली बात ये समझो कि बाय नाउ वाला जो प्रोसेस है, ये समझ आ रहा है ना, कि अगर आपको बाइंग करनी है तो बाय नाउ पे क्लिक करो। होस्टिंग शॉपिफाई फ्री देता है, $29 इसी के तो लेता है वो ज्यादातर, जो आपसे ले रहा है, पे चार्ज कर रहा है मंथली, इसी चीज के तो कर रहा है कि आपको ये डैशबोर्ड दे रहा है प्लस आपको होस्टिंग भी साथ खुद दे रहा है। सो अब बात समझिएगा, दो बातें हैं यहाँ पे। बाय न्यू डोमेन, इस पे जाके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर डोमेन सेलेक्ट करनी है और फिर पे पे जाके पेमेंट मेथड ऐड करके पे कर देना है। ये वाला पार्ट क्लियर है? पहले एक चीज वो क्लियर करो, उसके बाद मैं सेकंड पे आता हूँ। बड़ा अपने माइंड को जरा हाजिर नाजिर रख के, क्योंकि वो चीज हम रियल टाइम कर नहीं रहे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या करना है। तो बाय ड्यू न्यू डोमेन मीन्स कि बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ऑनलाइन स्टोर में आओ, डोमेन्स में आओ, बाय न्यू डोमेन, डोमेन का नाम सेलेक्ट करो, वही डोमेन नाम मिलेगा जो किसी और ने ना लिया होगा। उसके बाद चेकआउट करोगे, पेमेंट मेथड वगैरह ऐड करके आपकी डोमेन जो है यहाँ पे ecom-1.com आपको ऐड हुई नजर आ जाएगी इसके साथ। अभी एक है, फिर दो हो जाएंगी। यहाँ तक सब ओके? सिर्फ एक दो लोगों ने बोला है क्लियर है, और फिर मुझे टेंशन ये हो जाती है कि क्लियर कहीं क्लियर नंबर 2 ना हो जो यहाँ ऊपर से गुजर जाए। क्लियर नंबर 1 होना चाहिए जो आपको समझ आए। ठीक है। अच्छा, अब ये काम हो गया। अब यहाँ पे वो डोमेन आपको नजर आ गई। अब उसके साथ में आपके पास एक्टिवेट करने का ऑप्शन है। एक्टिवेट करने का ऑप्शन होगा, आपने इस डोमेन की जगह वो वाली डोमेन करनी है एनेबल, जो आपकी .com अगर आपने प्रॉपर बाय कर ली है, इसके साथ ही आ रही होगी, उसको आपने एनेबल करना है। और एनेबल करने के बाद एक बटन और प्रेस करना है। जबरदस्त हो गया, सिद्धरा ने प्रैक्टिकली किया हुआ आज का लेक्चर, बहुत बेहतरीन हो गया। जिसने नहीं भी किया, मेरी कोशिश ये है कि उसको भी समझ आ जाए।
सो डोमेन बाइंग करने के बाद इसी डोमेन के साथ, इसी लाइन के साथ एक और लाइन ऐड होगी जहाँ पे ecombatch1.com आपकी डोमेन आ रही होगी, और उसके बाद आपने उसको करना है एनेबल। कैसे? ये चेंज प्राइमरी डोमेन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास एक ही डोमेन आ रही है, दो हो जाएंगी। सो अगेन बता रहा हूँ, डोमेन यहाँ पे ऐड हुई होगी दूसरी ecombatch1.com, एक ये डोमेन है, एक वो डोमेन है। अभी ये वाली कनेक्टेड आ रहा है, स्टेटस ये लाइव है, आपने .com वाली को करना है। तो आप चेंज प्राइमरी डोमेन, ये लिखा हुआ आ रहा है, चेंज प्राइमरी डोमेन, गौर से देख लो। आपने इसको करना है क्लिक। जैसे क्लिक करोगे, करंट प्राइमरी डोमेन लिखा हुआ आ रहा है ये। दूसरी जो बाय की होगी साथ, वो भी लिखी हुई आ रही होगी, लेकिन वो चेक नहीं हुई होगी, एनेबल नहीं हुई होगी। आपने इसकी जगह उसको जो है ना क्लिक करना है यहाँ पे, ये ब्लू जो सर्कल है आपका उस पर हो जाएगा, और सेव पे क्लिक कर देना है। तो डोमेन आपकी ecombatch1.myshopify.com से चेंज होके ecombatch1.com हो जाएगी। आपने सेव पे क्लिक कर देना है। तो फिर क्या होगा कि आप जब सेव कर दोगे, तो आपके पास यहाँ पे जो दोनों डोमेन्स लिखी हुई है, उसमें जो कनेक्टेड का स्टेटस है ना, वो लिखा हुआ सामने आएगा ecombatch1.com के। जी फहद, वही कर रहा हूँ कि डोमेन बाय करने के बाद यहाँ ऐड हो जाएगी ecombatch1.myshopify.com, एक ये डोमेन है। एक और साथ इसी तरह की लाइन एक और ऐड हो जाएगी, डेट एडिड प्रोवाइडर सब कुछ लिखा हुआ आएगा, वो होगी ecombatch1.com, जो भी आपने परचेज की हुई है। अब आप चाहते हैं कि ये जो कनेक्टेड ये लिखा हुआ आ रहा है ecombatch1.myshopify.com, इसकी जगह ecombatch1.com जो यहाँ आ रही है, मैंने वो सिलेक्ट करनी है। तो आप ये चेंज प्राइमरी डोमेन लिखा हुआ आ रहा है ब्लू कलर के अंदर, ये चेंज प्राइमरी डोमेन, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोनों डोमेन्स आपके सामने आ जाएंगी, जो परचेज की होगी वो भी आ जाएगी ecombatch1.com। तो आपने इसकी बजाय उसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद सेव करना है, काम खत्म। होगा क्या कि अब आपका स्टोर जो है, उसकी मेन डोमेन जो है यहाँ पे ये नजर आएगी, लेकिन फ्रंट एंड के ऊपर मेन डोमेन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी ecombatch1.com। यहाँ तक क्लियर? यहाँ से बाय करने के बाद डोमेन ऐड होगी, उसको चेंज प्राइमरी डोमेन पे क्लिक करके बस वो डोमेन सेलेक्ट करके सेव करना है, ताकि वो डोमेन मेन डोमेन बन जाए। ओके। अब एक और चीज करनी है, ये एनेबल रीडायरेक्शन का एक ऑप्शन आ रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है ट्रैफिक फ्रॉम योर डोमेन्स इज नॉट बीइंग रीडायरेक्टेड टू द प्राइमरी डोमेन। तो जो प्राइमरी डोमेन आपने रख ली है, आप चाहते हैं कि बाकी जितनी भी डोमेन्स हो, कोई बंदा ecombatch1.com myshopify.com भी टाइप करे, तो ऑटोमेटिकली आपके ecombatch1.com पे चला जाए। तो आपने ये रिडायरेक्शन को एनेबल करना है, ताकि इस तरह का कोई मसला ना आए। इज इट नेसेसरी टू चेंज द डोमेन? ये डोमेन देख के आपसे कौन बाय करेगा? इट्स नॉट प्रोफेशनल। ठीक है, तो इसलिए हम इस डोमेन के साथ नहीं जाएंगे। इट्स नॉट प्रोफेशनल। जब हम लोग $30, $29 हम शॉपिफाई को पे कर रहे हैं मंथली, तो हमारे लिए $14 की एक साल की डोमेन लेना मुश्किल है, जो हार्डली हार्डली हमें $1.25 पर मंथ कॉस्ट कर रही है। ऑलरेडी किया तो वो दूसरा सिनेरियो है, वो भी देख लेते हैं। सिद्रा ने आज सेकंड स्टोर क्रिएट किया है माशाल्लाह क्लाइंट के लिए। जरा मेरे से शेयर भी करें, क्या कर रहे हैं, क्या चार्ज कर रहे हैं, उसको बताइएगा मुझे जरा मैसेंजर पे। तो समझ आ गई जी। बाय करो, यहाँ ऐड हो जाएगी, चेंज प्राइमरी डोमेन पे क्लिक करके वो डोमेन सेलेक्ट करके सेव करो, और एंड पे एनेबल रिडायरेक्शन दबा दो। इससे होगा क्या कि ecombatch1.com my shopify.com ये भी कोई टाइप करेगा, तो ऑटोमेटिकली ecombatch1.com पे चला जाएगा। कोई www.ecombatch1.com टाइप करेगा, तो वो भी आपका ecombatch1.com पे चला जाएगा। ठीक है, तो आपका एक ही वर्जन फाइनल वर्जन होगा, कोई बंदा भी कुछ और टाइप करेगा, वो ऑटोमेटिकली उस पर चला जाएगा। ये एनेबल रिडायरेक्शन करने से ये फायदा आपको होगा कि फाइनल जो है लिंक वो एक ही होगा। XYZ यार डिपेंड करी, कॉमर्स के अंदर नहीं चलती। मुझे ये बताओ, गूगल पे सर्च करते हो, गूगल पे जब सर्चिंग करते हो, तो गूगल पे कितनी XYZ या इस तरह की साइट्स आपको फर्स्ट पेज पे नजर आती हैं? देखिए कभी? बस फिर समझ गए हो, .com प्रेफरेबल है।
जी प्राइमरी डोमेन के बता रहा हूँ यार, मैं दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूँ। डोमेन्स में बाय नाउ में जाओ, डोमेन बाय करो, डोमेन यहाँ ऐड हो जाएगी। उसके बाद चेंज प्राइमरी डोमेन पे क्लिक करो और ये दूसरी डोमेन जो ऐड हुई है उसको यहाँ पे चेक करके सेव कर दो, ताकि वो प्राइमरी डोमेन बन जाए। अभी आपकी प्राइमरी डोमेन ये है, फिर आपकी प्राइमरी डोमेन हो जाएगी वो डोमेन जो आपने बाय की है। ओके, प्राइमरी डोमेन जो मेन जो आप हाईलाइट करना चाहते हो कि अब क्या होगा, प्राइमरी डोमेन वो बन गई ना, तो ecom.1 ecom-badge1.myshopify.com ये सिर्फ लॉगिन के लिए रह जाएगा। अगर इसको आप उठा के कहीं पे ओपन भी कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये उस प्राइमरी डोमेन पे चला जाएगा जब रिडायरेक्शन आपकी इनेबल होगी। तो प्राइमरी डोमेन जो लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ .myshopify.com के साथ नहीं दिखाना चाहता, इसलिए मैं बाय करके उसको प्राइमरी डोमेन बना रहा हूँ जो मैंने नहीं बाय की है। रिडायरेक्शन क्या होगा कि ये भी जब कोई टाइप करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी प्राइमरी डोमेन पे चला जाए। ये रिडायरेक्शन है। प्राइमरी डोमेन का पर्पस क्लियर हुआ है स्टैन? ठीक है नदीम, अगर जेन होस्टिंग से लिया तो उसको यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा, उसको अलग मेथड होगा, वो इस तरह से सिंपल मेथड से नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो हम लोग अपनी डोमेन बाय करके हम उसको चेंज प्राइमरी डोमेन से क्लिक करके उसको प्राइमरी डोमेन बनाएंगे कि वो हमारी मेन डोमेन है। और एनेबल रिडायरेक्शन इसलिए करेंगे, सिंपल वर्ड्स में सो बस ये जान लो कि ये जो ecom-badge1.myshopify.com है ना, अगर ये लिंक भी कोई बंदा टाइप कर जाए तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना मेरी जो प्राइमरी डोमेन होगी जो माई शॉपिफाई के बगैर होगी उसके ऊपर चला जाए। ओके, डोमेन को शॉपिफाई से बाय करके प्राइमरी डोमेन में कन्वर्ट करना और एनेबल रिडायरेक्शन का आइडिया हो गया, ये क्या चीज है? क्लियर करो सब लोग। अगर चांस मिला, मैंने नया स्टोर को सेटअप किया तो मैं उसके अंदर आपको ये करते हुए वीडियो बना लूंगा या आपको दिखा के कर लूंगा, और ज्यादा भी बेहतर हो जाएगा, लेकिन बहुत सिंपल चीज है। ओके, ये आपका एक काम हो गया। दूसरा जी, प्राइमरी के अंदर सिर्फ .com होगा, मतलब ecom.com, ऐसे इस तरह की डोमेन होगी, वो कोई माई शॉपिफाई नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं उसको बाय करके प्राइमरी बना रहा हूँ। क्लाइंट को चार्ज क्या करना चाहिए? वो विद द मार्केट कंपटीशन। हम लोग मार्केट रिसर्च करेंगे। आप अपवर्क पे जाओ, शॉपिफाई की सर्विसेज देखो कितने में सेल हो रही है, फाइवर पे जाओ देखो कितने में सेल हो रही है। आपने कंपेटिटिव रह के वहां पे अपनी एंट्री करनी है। असाइनमेंट ये साथ साथ आपको करना चाहिए था, लेकिन ये खत्म होने वाला ट्रायल, आप लोग एक नया ट्रायल बना के सारा काम उन वन गो करोगे तो आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, और मैं वो दूंगा भी आपको, एक असाइनमेंट भी आपकी होगी। असलैन हम लेक्चर के अंदर रिपीट करेंगे, वीडियो भी हो सकती है, देखता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी सियासत भी हो रहा है और फिर एक गो के अंदर हम लोग एक ही दिन बैठ के पूरा स्कोर सेटअप कर देंगे, तो वो आपको जरा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, अब ये हो गया। अब इसके बाद ना एक दूसरा सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो क्या है उसमें, ये कि कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन। आपने डोमेन कहीं और से खरीदी हुई है और वो यहाँ लगाना चाह रहे हो, तो कैसे लगाते हो? ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसके लिए पैनल ओपन करना पड़ेगा डोमेन का भी, और मुझे आईपी पॉइंट करना पड़ेगा। अभी के लिए थोड़ा सा एडवांस है। इस पार्ट को हम लोग होल्ड करेंगे और इस पार्ट को हम लोग किसी और टाइम पे करेंगे, जब हम लोग वर्डप्रेस कर रहे होंगे। तो वर्डप्रेस के अंदर मैंने आपको कंट्रोल पैनल दिखाना है। बैकएंड होस्टिंग का बैकएंड क्या होता है, कंट्रोल पैनल क्या होता है, वो थोड़ा सा एक ना एक ट्रैक सेट हो जाएगा। थोड़ा सा आप वो चीज देख के जब उधर जाओगे ना दोबारा, तो इतना फील नहीं होगा। अभी मैं अगर आपको वहां ले जाऊंगा तो बिल्कुल एक डिफरेंट स्टोरी आ जाएगी जिन लोगों को नहीं पता। तो इस वजह से ये कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन की, अगर आपने डोमेन शॉपिफाई से नहीं लेनी, आपने डोमेन कहीं और से लेनी है या ले ली हुई है, उसको कनेक्ट कैसे करना है, इसमें छोटी सी टेक्निकलिटी है कि वो पैनल ओपन करके उसका आईपी पॉइंट करना पड़ेगा आपको। इसका आईपी पॉइंट करना मतलब आपको शॉपिफाई को आईपी पॉइंट करना पड़ेगा। तो वो पॉइंट कैसे करते हैं वो थोड़ा सा बताना है। उसके लिए वो जो पैनल है ना, वो पहले आप थोड़ा सा उसकी बेस बना लें। वर्डप्रेस करते हुए ऑटोमेटिक हमारे सामने आना है। जब वो आ जाएगा तब मैं आप
आपको ये वहां पे रिमाइंड करवाऊंगा कि अगर एग्जिस्टिंग डोमेन हो तो शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं। ओके हो गया। जी, प्राइमरी डोमेन और शॉपिफाई डोमेन को इंटरलिंक किया है रिडायरेक्शन लगा के, अगर ये भी कोई टाइप करे तो वो भी ऑटोमेटिकली जो डोमेन मैंने बाय किया उस पर चला जाए। और ये जो है ना आपका कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन, इसको होल्ड करें, इसको अभी ना करें। अभी मेरे मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजिंग हो जाएगा उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल बेस नहीं है, जिनको पता नहीं है, जो अभी तक सिर्फ शॉपिफाई को ही समझे हैं। तो मैं इनको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, और जिनको पता है इस चीज़ का, उनको आइडिया है, मैं क्यों नहीं करवा रहा। क्योंकि उसके अंदर आपको आईपी पॉइंट करना जो है वो इतना सिंपल भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन अभी के लिए वो शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाए। सो यहाँ पे आप छोड़ दो उसको। उसके बाद आपके पास ऑनलाइन स्टोर के अंदर ही ऑप्शन आ रहा है प्रीफरेंसेस का, जो लास्ट ऑप्शन है। थीम्स हमने देख लिया, ब्लॉग पोस्ट हमने देख ली, पेजेस हमने देख लिए, नेविगेशन हम लोग देख ली, मेन्यूज वगैरह, डोमेन्स वाला पोर्शन हमने देख लिया। अगर हम शॉपिफाई से बाइंग करके उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, प्रीफरेंसेस का जो ऑप्शन है ना, इसमें क्या क्या कुछ है आप ये देख लेते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन स्टोर के नीचे जितनी ऑप्शन है वो कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा, ये क्या है? सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है होम पेज टाइटल, होम पेज डिस्क्रिप्शन। जब गूगल पे जाते हो और कुछ टाइप करते हो आप लोग, मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ, इधर ही कर लेते हैं। आप गूगल पे जाते हो और कुछ भी टाइप करते हो वहां पे, कोई भी चीज फाइंड करने लगते हो, जनरेट फेब आइकन फॉर एग्जांपल एक किया मैंने, तो ये आपके पास क्या आ रहा है? सबसे पहले लिंक आ रहा है, फिर एक ब्लू कलर का एक टाइटल आ रहा है, फिर ये ब्लैक कलर की एक डिस्क्रिप्शन आ रही है। मेनली जो आपकी सामने चीजें नजर आती हैं, देखो सारी हर तरफ यही है, लिंक टाइटल डिस्क्रिप्शन, लिंक टाइटल डिस्क्रिप्शन, हर तरफ आपको यही नजर आ रहा है। ठीक है, तो मेन लिंक टाइटल डिस्क्रिप्शन। मेटा डाटा मैं वो नहीं बता रहा, मैं एसईओ के अंदर ज्यादा नहीं जा रहा। तो लेकिन ये है कि आप मैं सिंपल वर्ड्स में बताने लगा हूँ, क्योंकि मैं भी एसईओ ओपन कर दूंगा तो आप फिर उधर हम निकल जाएंगे। टाइम मिला तो कभी इसको भी डिस्कस करेंगे, नहीं तो अभी मैं इसको टच नहीं करता। तो गूगल पे जब भी कोई भी कीवर्ड लिखो, कोई भी टर्म लिखो, सर्च करो, तो आपके पास इसी तरह रिजल्ट आते हैं। मैं ये बताने लगा हूँ जी, मैंने अभी ओपन किया है ऑनलाइन स्टोर के अंदर, डोमेन्स के बाद प्रेफरेंसेस का सेक्शन है। प्रेफरेंसेस ओपन किए हैं, जैसे ही ओपन किए हैं सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे होम पेज टाइटल और होम पेज डिस्क्रिप्शन के ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ कि ये होम पेज टाइटल क्या होता है, होम पेज डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ये जो दोनों यहाँ पे मांग रहे हैं ये क्या चीज़ है। तो जब कभी आप गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके कुछ भी सर्च करें, तो सबके पास ऐसे ही रिजल्ट आते हैं, लिंक होता है, टाइटल होता है और ब्लैक कलर में डिस्क्रिप्शन होती है। सबको ऐसे ही कुछ नजर आता है ना, किसी के पास डिफरेंट तरीके से नजर तो नहीं आता। बताऊंगा तो ये अभी जाने दो यार, अभी तुमने ऐप्स को शुरू ही नहीं किया, उस तक जाने दे मुझे, एक दफा कर लेंगे हम लोग। ओके, तो ऐसे नजर आता है सबको, गूगल सारे यूज करते हो, ऐसे ही नजर आता है, एक लिंक होता है, टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होती है। ब्लू में टाइटल होता है, ब्लैक में डिस्क्रिप्शन है, और उसके बाद ऊपर एक लिंक होता है। सबको ऐसे ही नजर आ रहा है, चलो गुड हो गया। ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है ना, ये होता है मेटा टाइटल। और ये जो ब्लैक कलर में नजर आ रहा है, इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ये होती है सर्च इंजन के लिए ही। आपको सर्च इंजन के अंदर किसी भी पेज को प्रिसाइजली बता रहे होते हैं कि इस पेज के अंदर क्या है। आप अक्सर इसी को पढ़ के डिसाइड करते हो मुझे इसको लिंक ओपन करना है या नहीं करना, इसके अंदर मेरे काम की चीज है या नहीं है, जो मैं फाइंड कर रहा हूँ उसके अंदर है या नहीं है। तो आप अक्सर इन्हीं को देख के फौरन डिसाइड करते हो और ओपन करते हो। तो ये प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन और एक प्रिसाइज बट कम्प्रीहेंसिव टाइटल होता है आपका, जो बताता है लोगों को कि भाई इसके अंदर क्या चीज है। तो ये सिर्फ आपको गूगल में ही नजर आते हैं, गूगल में, याहू में, बिंग में, जो सर्च इंजन है। तो यहाँ पे ये वाले टाइटल मांग रहा है कि होम पेज टाइटल, टाइटल दो, जो टाइटल आप दोगे वो आपका भी इस तरह से आपके मेन वेबसाइट के लिए आपका नजर आएगा। और जो डिस्क्रिप्शन है जो यहाँ पे दोगे वो भी आपकी ऐसी नजर आएगी गूगल के अंदर, याहू के अंदर, बिंग के अंदर। तो यहाँ पे हमने वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन देना है जो हम चाहते हैं कि अगर कोई गूगल पे सर्च करे हमारे बारे में तो उसको टाइटल और डिस्क्रिप्शन नजर आए, वो आप लोगों ने देनी है यहाँ पे। और यहाँ पे लिमिट दी हुई है 70 कैरेक्टर। 70 कैरेक्टर का टाइटल हो, टाइटल कैरेक्टर का मतलब होता है A B C। हाँ जी, ये एसईओ के लिए है, ये एसईओ के लिए है। साथ ये भी है कि अगर एसईओ ना भी हो तो आप लोग कभी भी नहीं चाहोगे कि अगर आपकी वेबसाइट को कोई गूगल पे जाके सर्च कर रहा है, किसी ने लिख ही दिया नाम, तो जो वहाँ डाटा लिखा हुआ नजर आए, टाइटल डिस्क्रिप्शन, वो काफी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। तो मैं अगर एसईओ को निकाल भी दूं तो भी आप इसको ऑर्गेनाइज वे से तो शो करवाना चाहोगे ना, जिस तरह से इसका हुआ है। अब ऐसे तो नहीं चाहोगे कि वहाँ पे कुछ सेंस ना बन रही हो, कुछ ऐसा कुछ नजर आ रहा हो। सो होम पेज
समझ आ गई सबसे पहली बात, टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन है क्या? गूगल के अंदर जो जो ब्लू कलर में होता है ये टाइटल होता है, जो ब्लैक में आ रही नजर ये डिस्क्रिप्शन होती है। तो ये चीजें यहाँ पे हमें मांग रहा है प्रेफरेंसेस के अंदर, सबसे पहली चीज। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके मेन पेज के लिए है, मेन होम पेज जो आपका मेन डोमेन होती है पेज, उसके लिए है। तो इस पार्ट की समझ आ गई कि ये हैं क्या? पहले बताएं फटाफट से। यही तो बता रहा हूँ, ये मेटा टाइटल, जो मैं आपके गूगल के अंदर जो ये ब्लू कलर में नजर आ रहा है इसको मेटा टाइटल बोलते हैं। जो ये ब्लैक के अंदर नजर आ रहा है इसको मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ये इनके नाम है। सिर्फ इतना समझो, आगे कुछ कुछ आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये समझ आ गई ये चीजें। अच्छा, अब टाइटल जो है वो कह रहा है 70 कैरेक्टर का हो, डिस्क्रिप्शन 320 की हो। नगीन, मैं आपको एसईओ में नहीं लेके जा रहा अभी। कीवर्ड रिसर्च भी मैंने आपको, हाँ, वो ऊपर सजेस्ट करवाया था, आप वो तो यूज कर सकते हैं अगर आपने एसईओ करनी है तो। अगर आपका कंसर्न है तो फिर आप यूज कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मेरा वो कंसर्न नहीं है, मैं उस एंगल से आपको बता ही नहीं रहा। मैं सिर्फ सिंपल बता रहा हूँ ये हैं क्या, वो बता दिए गूगल में जो नजर आता है। अब होने कितने कितने चाहिए? टाइटल जो है वो लिखा हुआ आ रहा है 70 कैरेक्टर, डिस्क्रिप्शन 320 कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? A B C स्पेस D, 5 कैरेक्टर्स हो गए हैं। स्पेस भी एक करेक्टर है, डॉट भी एक करेक्टर है, स्लैश भी एक करेक्टर है। तो एक ये सारे करेक्टर्स हैं, तो 70 तक मैक्सिमम वो कह रहा है आप यूज करो टाइटल। और डिस्क्रिप्शन जो है वो कह रहा है 320। मेरी रिकमेंडेशन है 60 ये यूज करो, 160 तक ये यूज करो। ये 60 करेक्टर्स तक जाना, ये 160 तक जाना, ये मेरी रिकमेंडेशन है। मिनिमम से मैक्सिमम बता रहा हूँ 40 से 60, 120 से 160। शॉपिफाई कुछ और बता रहा है, मैं उसके अगेंस्ट जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ बताता हूँ। तो सबसे पहले कि ये जो मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन है क्या, जो गूगल के अंदर आपके जो मेन वेबसाइट का जो जो इंट्रोडक्शन एक आएगा, ये वो है। ओके हो गया? तो अब वो उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए बात हो रही थी, तो ये टाइटल कह रहा था 70 करेक्टर्स। भाई गूगल जो है ना वो 60 करेक्टर तक यहाँ शो करता है ज्यादातर, उसके बाद ब्रेक कर देता है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल शो कराता हूँ, फर्स्ट पेज पे नहीं आ रही, मैं पेज नंबर 4 पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक टाइटल ब्लू यूज हुआ है, ये टाइटल यूज होता गया मार्टिन के बाद डॉट 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 लगा हुआ नजर आ रहा है। सबको नजर आ रहा है? टाइटल आ रहा है और आगे डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये है कि ये करेक्टर लिमिट जो थी ना उससे आउट हो रहा है। गूगल सिर्फ और सिर्फ 60 करेक्टर्स तक शो करवाता है। 60 करेक्टर तक तो मस्त शो हो जाएंगे, इससे ज्यादा जाओगे तो रिस्क है। और गूगल के अलावा याहू, बिंग, कोई भी सर्च इंजन है ना वो ज्यादातर 60 में फॉल करते हैं, कोई कोई सर्च इंजन 70 तक भी करवाता है। तो हम वो करवाए ना जिसमें सारे कवर हो जाए। तो शॉपिफाई कह रहा है 70 करेक्टर का आप टाइटल लिखो, मैं कह रहा हूँ 60 का लिखो, वरना ऐसे हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आप लोगों ने 40 करेक्टर से लेके 60 करेक्टर्स तक जो है ना वो अपना मेटा टाइटल लिखना है। और डिस्क्रिप्शन जो है 120 से 160 तक लिखो। क्यों? ये 320 बोल रहा है। 320 गूगल किसी किसी का शो करता है, वरना ये देखो 160 के बाद क्या होता है? डॉट 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 नजर आ रहा है? ये देखो डॉट 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 डॉट, ये पूरा कंप्लीट नजर आ रहा है, इसमें कोई चीज ब्रेक नहीं हो रही। ये क्यों नहीं हो रही ब्रेक? क्योंकि इसने लिमिट के अंदर जो है ना डिस्क्रिप्शन को यूज किया हुआ है। तो आप कोई पॉइंट लोगों को बताना चाह रहे हो कि हमारी साइट क्या है, वो गूगल पे जब आए उनको नजर आए, तो पॉइंट बताते बताते आधा पॉइंट कन्वे हो और आधा वहां से मिस हो जाए तो फायदा नहीं है। तो इस वजह से लिमिट जो है ना उसको आप मेरी तरफ से एक माइंड में रख लो, आप उसी के अंदर यूज करना। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डिस्क्रिप्शन है ब्रेक ना हो, टाइटल ब्रेक ना हो, तो फिर आप टाइटल अपना 40 से 60 करेक्टर्स तक लेके जाना, डिस्क्रिप्शन अपनी 120 से 160 करेक्टर्स तक लेके जाना। और करेक्टर्स आपको क्लियर हो, दीज आर नॉट वर्ड्स, दीज आर करेक्टर्स। ए स्पेस बी, 3 करेक्टर हो गए, स्पेस डॉट स्लैश सब करेक्टर्स हैं। क्लियर? बताएं जी, क्रिस्टल क्लियर है? तो बस ये आपके मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन था, जो आपको अपने मेन पेज के लिए देना है कि अगर कोई गूगल तो वहां पे क्या नजर आए। प्लस सोशल मीडिया में भी आपको फायदा होगा। सोशल मीडिया में जब कोई लिंक शेयर कर रहे होते हैं तो उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन आता है ना साथ। सोशल मीडिया पे फेसबुक के ऊपर कोई लिंक शेयर करते हो तो फेसबुक के ऊपर इमेज आता है, नीचे टाइटल आता है, साथ छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी नजर आ रही होती है प्रीव्यू में। आ रहा होता है?
जब फेसबुक के ऊपर कोई लिंक शेयर करते हो तो ऑटोमेटिकली एक प्रीव्यू फैच होता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज नजर आ रहा होता है। उसके अंदर भी ये यही टाइटल नजर आएगा, यही डिस्क्रिप्शन नजर आएगी। नहीं, जब सर्च नहीं करते हैं, देखो फेसबुक के अंदर जब कोई कोई लिंक शेयर करते हैं फेसबुक के अंदर, ये देखिए ना, ये फेसबुक है। सपोज यहाँ पे मैं आपको लिंक शेयर करके दिखाता हूँ। अब मैं साथ आपको थोड़ी थोड़ी चीजें वो भी करवा रहा हूँ, जो एक डेवलपर जो है ना इतना ज्यादा उसको कोई फोकस नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ बताऊं, ताकि वो आप एक प्लस होगा, आप क्लाइंट को कह सकते हो जी हम सारी चीजें देखते हैं। अच्छा ये देखो, यहाँ पे फेसबुक में आया एक ग्रुप के अंदर, यहाँ पे मैंने व्हाट इज इन योर माइंड क्लिक किया, पोस्ट क्रिएट करने लगा हूँ, यहाँ पे एक लिंक शेयर करने लगा हूँ। कोई लिंक, आप जैसे ही यहाँ पे लिंक जो है ना वो कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली एक प्रीव्यू जनरेट हो रहा है। ये देखो एक इमेज आया है, इमेज के बाद एक टाइटल आया है, समटाइम यहाँ पे छोटी मोटी डिस्क्रिप्शन में नजर आ रही होती है, लेकिन चले इमेज टाइटल तक नजर आ रहा है, ये देख लें। ये इमेज नजर आ रहा है और नीचे ये लिंक नजर आ रहा है, ये टाइटल नजर आ रहा है। ये जो टाइटल है ना, ये वही टाइटल नजर आएगा जो टाइटल आप लोगों ने दिया होगा, ये जो मेटा टाइटल वाले सेक्शन में जो मैंने अभी आपको बताया है। डिस्क्रिप्शन नजर आई तो वही डिस्क्रिप्शन नजर आएगी जो आपने वहां दी होगी। तो जो आपका गूगल वगैरह है, वहां तो शो हो ही रहा है ना, प्लस सोशल मीडिया शेयरिंग करते हुए वहां पे भी आपके पास ये चीजें नजर आ रही हैं। तो अगर ये ब्रोकन होगा या टूटा फूटा होगा या सही तरह से नजर नहीं आ रहा होगा, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि शेयरिंग करते हुए सारा खराब हो जाएगा वो। ओके, सो रिपीट कर रहा हूँ, प्रेफरेंसेस में आए, टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन की बात हुई। टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन ये होते हैं, गूगल पे जब कुछ भी वर्ड वगैरह सर्च करते हो, तो आपके पास जो ब्लू कलर में आता है वो टाइटल होता है, जो ब्लैक होता है वो डिस्क्रिप्शन आती है। अगर आप चाहते हो कि जिस तरह से ये तीन डॉट्स आ रहे हैं, ब्रेक हो रही है, टाइटल ब्रेक हो रहा है, फिर ये डिस्क्रिप्शन ब्रेक हो रही है, ऐसे ना हो, तो मैंने बोला कि 40 से 60 कैरेक्टर्स तक अपना टाइटल रखो, 120 से 160 कैरेक्टर तक आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन रखो। ठीक हो गया, फिर आपको कंप्लीट नजर आएगा। प्लस जब आप सोशल मीडिया के ऊपर शेयरिंग करते हो, तो यही टाइटल डिस्क्रिप्शन आपके इमेज के साथ जाती है। ये लिंक है, ये टाइटल है, तो ये टाइटल जो आपने लिखा होगा वही नजर आना है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइज नजर आए, अच्छा नजर आए, प्रॉपर नजर आए, तो भी वो इंपॉर्टेंट है। और समटाइम यहाँ डिस्क्रिप्शन भी नजर आ रही होती है, तो डिस्क्रिप्शन भी यही फैच होकर जा रही होती है। ठीक है, तो वो भी आपकी यहीं से जाएगी, तो इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट है, गूगल के लिए भी, सोशल मीडिया शेयरिंग करते हुए भी। यहाँ तक जी क्लियर है सब कुछ? तो बताएं, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करूँ। बस खत्म होने लगा है, ये इतना सही है ये टोटल। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ आ रहा है सोशल शेयरिंग इमेज। सोशल शेयरिंग इमेज अभी अभी गूगल पे टॉप पे शो नहीं होगा, वो तो फिर एसईओ की होगी तो शो होगा ना। अगर कोई आपका नाम लेके सर्च करता है फिर तो टॉप पे शो होगा, तो ऐसे कीवर्ड्स के लिए नहीं होगा। कोई एसईओ नहीं कर दी हमने, हम तो भी फिलहाल सिर्फ ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मैं एसईओ में लेके नहीं जा रहा आप लोगों को। तो सोशल शेयरिंग इमेज मैंने अभी अभी आप लोगों को फेसबुक के ऊपर एक लिंक शेयर करके दिखाया है, सबने देखा है? ये मैंने लिंक कॉपी पेस्ट किया था, कॉपी पेस्ट किया, ये इमेज आ गया है, नीचे लिंक आ रहा है, फिर टाइटल आ रहा है। ये एक इमेज आया, ऑटोमेटिकली आ गया है, ये पोस्ट है, ये वाली पोस्ट थी जो मैंने शेयर की है, और इसके अंदर से एक इमेज ऑटोमेटिकली ये मेरे पास यहाँ पे उसने प्रीव्यू लेके खुद ब खुद ही आ गया, मैंने नहीं ऐड किया, ये खुद आया है। ये देखा ना आप लोगों ने? सिर्फ सबा ने देखा, बाकी किसी ने नहीं देखा। ये सोशल शेयरिंग इमेज होता है। इसने क्या किया है, इसी पोस्ट में से ये इमेज उठाया है और इस इमेज को वहां पे शो करवा रहा है। ये नहीं, मेन मेन इमेज कोई है, बहरहाल जो भी, इसी पोस्ट में से कोई इमेज उठाया उसने, फीचर्ड इमेज जिसका होगा वही उठाया होगा, तो वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ये सोशल शेयरिंग इमेज होता है। जब भी आप कोई पोस्ट शेयर करते हो, उस पोस्ट का जो फीचर्ड इमेज होता है, अभी थोड़ी देर पहले फीचर्ड इमेज की बात की है हम लोगों ने, थोड़ी देर पहले अभी फीचर्ड इमेज की एक बात हुई थी, जो मैंने ब्लॉग पोस्ट बनाते हुए की है, आप सब लोगों ने सुनी थी बात वो।
मैं जो पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर 2 पे लिखा हुआ है सोशल शेयरिंग इमेज प्रीव्यू। मैंने ये बोला है कि सोशल शेयरिंग इमेज जो होता है वो ये होता है कि जब आप कोई भी लिंक फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एक उसका प्रीव्यू जनरेट हो जाता है। जैसे ये जनरेट हुआ, टाइटल, लिंक और ये इमेज बना हुआ आ गया सारा सामने। तो ये जो इमेज ऑटोमेटिकली सामने आ गया, ये आपका सोशल शेयरिंग इमेज है जो आप शेयर कर रहे थे, इस पोस्ट को शेयर कर रहे हो, उसके अंदर ये इमेज ऑटोमेटिकली आपके पास आ गया, प्रीव्यू आ गया इसका। ये होता है सोशल शेयरिंग इमेज। तो सोशल शेयरिंग इमेज है क्या, वो क्लियर हो गया। अब आप लोगों ने थोड़ी देर पहले, अगर सोशल शेयरिंग इमेज क्लियर है कि सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए जो इमेज ऑटोमेटिक फेच होता है जी, व्हाट्सएप पे आ जाता है, लिंक्डइन के ऊपर करो आ जाता है, लिंक को उठा के ट्विटर पे करो आ जाता है, ऑटोमेटिकली वो प्रीव्यू फेच करते हैं, ठीक है। यूट्यूब को करो वो आ जाता है जी, गिग शेयर करो बैनर आ जाता है, क्योंकि भी लिंक है ना, कोई भी लिंक शेयर करोगे सोशल मीडिया पे ऑटोमेटिकली उसका इमेज फेच करेगा और टाइटल डिस्क्रिप्शन आपके सामने ये लिंक वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो जो इमेज आपका साथ आ रहा है ना, वो सोशल शेयरिंग इमेज है जो आप शेयर करते हुए आपका वहां पे आ रहा है। यूजुअली वो इमेज कौन सा होता है, सोशल शेयरिंग इमेज क्या है, एक पॉइंट ये क्लियर है ना अब आपको, लिंक शेयर करते हुए जो इमेज जनरेट होता है। सेकंड पॉइंट, आपको थोड़ी देर पहले मैंने फीचर्ड इमेज का बताया है, मैंने ब्लॉग पोस्ट बनाई थी, उसके अंदर एक फीचर्ड इमेज लगाया है, जो मैंने समझाया कि जब ब्लॉग पोस्ट इकट्ठी सारी मल्टीपल पड़ी होती हैं तो उनके साथ जो मेन इमेज नजर आ रहा होता है वो आपका फीचर्ड इमेज होता है। यही बताया था ना मैंने। तो बाय डिफॉल्ट ये होगा कि जब भी आप किसी ब्लॉग पोस्ट को, किसी भी लिंक को शेयर करोगे, उसका जो मेन इमेज होगा ना, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर फैच होगा। ऑटोमेटिकली आपका मेन इमेज सोशल मीडिया फेच करेगा। फेसबुक पे शेयर करने लगोगे कोई लिंक, उसका जो मेन इमेज होगा, जो फीचर्ड इमेज होगा, वो उसको उठा के सामने ले आएगा, साथ उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टाइटल और लिंक ले आएगा, ठीक है। लेकिन सम टाइम अगर ऐसा हो कि कोई पेज ऐसा हो जिसके ऊपर इमेज है ही नहीं, होता क्या है बाय डिफॉल्ट कि जब आप कोई ब्लॉग पोस्ट या कोई लिंक शेयर करोगे ना, उसका फीचर्ड इमेज होगा तो फेसबुक फीचर्ड इमेज वो उठा लेगा। फीचर्ड इमेज नहीं है लेकिन उस पेज के ऊपर कोई और इमेज है तो फेसबुक वो उठा लेगा। अगर उस पेज पे इमेज है ही नहीं तो फिर फेसबुक क्या करेगा, ट्विटर क्या करेगा, लिंक्डइन क्या करेगा। मेन इमेज अली रजा, मैंने थोड़ी देर पहले ब्लॉग पोस्ट क्रिएट की थी, उसके अंदर एक इमेज लगा के दिखाया था मैंने। मेन इमेज जो मल्टीपल जब ब्लॉग पोस्ट पढ़ी है, मैंने उर्दू पॉइंट एग्जांपल दी थी, मैंने एक linzia.com की ब्लॉग ओपन की थी, उस पर एक इमेज लगा हुआ था, नीचे टाइटल था, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन थी छोटी सी, और मोर पे क्लिक करते थे तो पूरा आर्टिकल ओपन होता था। तो मल्टीपल ब्लॉग पोस्ट पड़ी हुई है, तो मल्टीपल ब्लॉग पोस्ट का फीचर्ड इमेज, मेन इमेज उनके सामने शो हो रहा होता है, इमेज, टाइटल, छोटी सी डिस्क्रिप्शन, और व्यू मोर करो तो फिर आपका पूरा आर्टिकल। सो आप जब अपना कोई भी लिंक शेयर करोगे तो उस लिंक के ऊपर अगर कोई फीचर्ड इमेज है तो सोशल मीडिया जो फेसबुक है वो उसको फेच करेगा। नहीं, समझ लें अरसलान, अभी सड़ पे जायशा ना जाए, मेरे मेरे कॉन्सेप्ट को समझे सिर्फ, ये जो आपको लगा नजर आ रहा है इसको छोड़ देंगे। जब भी सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक एग्जांपल ले रहा हूँ, फेसबुक के ऊपर कोई लिंक शेयर करोगे, अगर उस लिंक के ऊपर फीचर्ड इमेज लगा हुआ है तो वो ऑटो फेच हो जाएगा। ओके हो गया एक चीज। अगर फीचर्ड इमेज नहीं लगा हुआ, तो अगर उस इमेज, उस पेज के ऊपर, उस लिंक के ऊपर कोई और इमेज अवेलेबल है तो वो वाला इमेज फेच हो जाएगा, ठीक है। तो फेसबुक क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा कोई फीचर्ड इमेज है, उसको उठा के दिखा देगा वहां पे। फीचर्ड इमेज नहीं मिलेगा तो कोई भी इमेज उसके जो आर्टिकल के अंदर, जो लिंक के अंदर होगा, वो उसको उठा के ला के लगा देगा, ब्लैंक नहीं छोड़ेगा। ब्लैंक होगा तो फिर तो रिजल्ट ही सही नहीं आएगा ना। फिर रिजल्ट कैसा आएगा, फिर आपको ये इमेज नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको यही नजर आना है, ये इतना सा हिस्सा, ये पार्ट नजर आना है इतना सा, तो बड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट इमेज, डिस्प्ले, सारा उसी का काम है। और अगर वही निकल गया, इमेज निकल गया तो पीछे रह के गया तो बड़ा वो वो पोस्ट लगेगी कि बड़ी ब्रोकन ब्रोकन सी पोस्ट है, इस तरह का इशू आएगा। ऐसी है। सो जब सोशल मीडिया पे शेयरिंग करते हो तो उस लिंक का जो फीचर इमेज लगा होता है, सबसे पहले फेसबुक वो देखेगा, अगर वो नहीं मिला तो फिर कोई और इमेज देखेगा जो उस पर लगा हुआ है, वो भी नहीं मिला, इमेज है ही नहीं, एक पेज है उस पर इमेज नहीं लगाया हुआ। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेसी पॉलिसी पेज आपने शेयर कर दी है, अब प्राइवेसी पॉलिसी पेज के ऊपर ना कोई फीचर्ड इमेज लगाया हुआ है, ना कोई दूसरा इमेज लगाया हुआ है, टोटल ब्लैंक है, कोई इमेज नहीं लगा हुआ उसके ऊपर। अब फेसबुक क्या फेच करेगा, इमेज तो है ही नहीं, ना फीचर्ड इमेज ना कोई दूसरा इमेज है। तो उस केस में जो इमेज आपने यहाँ लगाया होगा वो आप फेसबुक आप फेच करेगा और उस पेज के लिए दिखाएगा। तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज,
रिफंड पॉलिसी पेज, टर्म्स ऑफ सर्विस पेज अगर शेयर किया जाएगा, उसके ऊपर कोई फीचर्ड इमेज नहीं है, कोई और इमेज नहीं है, वो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड पेज है। अब उस पेज के केस में फिर क्या सोशल मीडिया पे नजर आए, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर कुछ भी नजर ना आया तो वो अच्छा नहीं लगेगा, वो बड़ा ब्रोकन ब्रोकन सी फील आएगी। अब खुद सोचो ना कि ये सिर्फ बैक लिंक को जहाँ लिखा हुआ है, इतने से लेके इतने वाला पार्ट सिर्फ बताओ, सिर्फ इतना सा पार्ट आपको नजर आएगा सोशल मीडिया पे, तो वो पोस्ट ही ब्रोकन सी लगेगी, कोई इमेज नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, तो वो सही नहीं आपका, वो क्या कहते हैं उसको, यूजर एक्सपीरियंस ठीक नहीं आएगा उसमें। तो आप क्या करें, यहाँ पे जो इमेज लगाएंगे वो इमेज आपका उन पेजेस के लिए यूज होगा जहाँ पे कोई इमेज नहीं होगा। मतलब फेसबुक पे एक लिंक शेयर हो रहा है, फेसबुक सबसे पहले देखेगा फीचर्ड इमेज क्या है, वो नहीं होगा तो कोई और इमेज, वो भी नहीं होगा तो फिर फेसबुक इस इमेज को उठा लेगा वहां पे, लेकिन वो इमेज के बगैर पब्लिश नहीं होगा। तो ये बैकअप इमेज है, समझ आ रही, बैकअप इमेज है कि अगर इमेज हो ही ना कोई भी पेज के ऊपर, तो एट द एंड आपके पास ये बैकअप इमेज है, ये उस पेज के लिए डिस्प्ले हो जाएगा। समझ आ गई। इसको ओपन ग्राफ इमेज भी बोलते हैं, ओपन ग्राफ मेटा भी बोलते हैं, ओजी मेटा भी बोलते हैं। इस चीज को ना सोशल शेयरिंग, ये जो इमेज प्रीव्यू आ रहा है, इसको आप ओपन ग्राफ भी बोलते हैं, ओपन ग्राफ मेटास भी बोलते हैं, ओजी मेटास भी बोलते हैं। इन केस अगर कहीं पे लिखा हुआ कहीं आ जाए तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। एंड इट्स ऑल अबाउट सोशल शेयरिंग, तो ये आपका बैकअप इमेज है, वरना जो इमेज फीचर लगा होगा या कोई और होगा वही आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं होगा तब ये आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इमेज लगाते हैं ये वाला, या आप यहाँ से चेंज इमेज करके इमेज प्ले जहाँ पे कोई भी और लेके आ सकते हैं। ओके, जल्दी बताओ, लेक्चर वाइंड अप करें। अच्छा, उसके बाद गूगल एनालिटिक्स है, तो गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, किस लिए यूज होता है? ये गूगल का टूल है जो ट्रैफिक अगर आपके स्टोर पे कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है उसको एनालाइज करने के लिए होता है, तो इसका सेटअप देखेंगे, अभी नहीं मैं करवा रहा। फेसबुक पिक्सल, फेसबुक पिक्सल क्या होता है, क्यों होता है? फेसबुक एड्स करेंगे तब दिख बताऊंगा आपको, अभी जरूरत नहीं है इसको कुछ करने की। कस्टमर प्राइवेसी, प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, अगर आपको लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्शन, तो पासवर्ड प्रोटेक्शन आपकी वो वाला जो स्टोर पे पासवर्ड लगा हुआ है ये वो है जो आप में से किसी को नजर नहीं आ रहा है, जब प्लान चूज कर लेंगे उसके बाद ये डिसेबल कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। उसके बाद कमेंट्स के ऊपर कैप्चा वगैरह लगाना है, रिकैप्चा वगैरह, तो वो आपने इनेबल करना है वो कर लें। और दैट इज इट, ये आपका मेन प्रेफरेंसेस का काम है, और कुछ भी नहीं है, सब खत्म। ओजी मीन्स ओपन ग्राफ। मैंने बोला है कि ये जो सोशल शेयरिंग इमेज होती है ना, कि कोई पोस्ट जब शेयर की जाती है सोशल मीडिया पे तो इमेज कौन सा आएगा, इनको ओपन ग्राफ मेटास बोलते हैं, ओजी मेटास बोलते हैं। तो आपको अक्सर लोग कहेंगे जी मेरा ओजी मेटास का इशू आ रहा है, मेरा ओपन ग्राफ का इशू आ रहा है, मेरा जो इमेज डिस्प्ले नहीं होता सोशल, जब फेसबुक पे जाए कोई इस तरह की चीज होती है, तो वो नहीं नहीं, शॉपिफाई खत्म नहीं हुआ, आज का लेक्चर खत्म हुआ है। तो सोशल शेयरिंग में जो इमेज शो होता है, ये जो इमेज टाइटल लिंक जो नजर आ रहा होता है, ये आपके ओपन ग्राफ मेटास होते हैं। ओके, सो नाम बताया आपको कि कहीं लिखा हुआ आ जाए तो आपको जी सोशल शेयरिंग का तो पता है, लेकिन ओपन ग्राफ मेटास का तो कभी सुना ही नहीं है, नाम ही नहीं सुना होगा, तो उसका नाम ये है। चलें जी, क्वेश्चंस तो काइंडली जल्दी आ जाया करो, अभी बैठे हैं कुछ लोग तो मैं फटाफट से बता रहा हूँ, जल्दी आ जाया करो। प्रोफाइल लिंक्स कल देखूंगा, आज मैंने नहीं देखने। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, जिन लोगों ने जाना है वो जा सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम लोग शिपिंग और पेमेंट मेथड्स इस साइड पे जाएंगे, और अगर या फिर दोनों में से एक चीज करके, और दूसरा हम लोग प्रोफाइल रिव्यूज पे आएंगे, प्रोफाइल रिव्यू करने में मैंने बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं अभी तक। इन पाकिस्तान द्रास, शॉपिफाई से ली हुई डोमेन वर्डप्रेस की वेब से अटैच हो जाती है, अगर फ्यूचर ट्रांसफर करनी पड़ेगी। सर आई थिंक चैट ऑफ कर दें सर, लास्ट 30 मिनट्स में सिर्फ क्यूए लिया करें, ओपन फ्लो डिस्टर्ब होता है। जी जी, अब कोई अब क्यूए ले रहा हूँ, जो जाना चाहता है चला जाए, लेक्चर में कुछ नया नहीं होगा, कल टाइम पे आ जाना, और टाइम से आ जाया करो डेली। प्रोफाइल लिंक जिनके रह गए वो ऐड कर दो, कुछ 1 रुपया भी कहीं से कमाते हो तो मेरे साथ शेयर किया करो, ये मेरा मैसेज है। उसके बाद अब जो जाना चाहता है वो चला जाए, जिसने क्वेश्चन पूछने हैं वो रुके, और वो क्वेश्चन मैं आंसर करूंगा। फुटर वाला थोड़ा रिव्यू करते हैं, फुटर में नेविगेशन लगाया कल, अगर आपने दूसरा मेन मेन्यू देखा हुआ है तो आप ये भी आपको याद होना चाहिए, मेन मेन्यू जहाँ से मैंने एडिट किया वहीं से ये किया।
तो नेविगेशन में जाके जहाँ पे मेन मेन्यू का एडिट किया है उसी जहाँ पे फुटर मेन्यू आ रहा है, तो उसके अंदर मैंने प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस दिखाए हैं, जो पॉलिसी पेजेस हैं सारे वो दिखाए हैं। तो एक बार करके देख लें, कोई इशू आएगा तो मेरे से पूछ लिया करें कि यहाँ पे इशू आ रहा है, यहाँ से क्या करना है, मुझसे पूछा करें। सर शॉपिफाई के बड़ा टाइम ले गया है वैसे, कब तक फिनिश हो जाएगा? जाहिर जिनको नहीं आता था ना बिल्कुल, उनसे पूछो, अगर आप फीडबैक लेंगे तो शायद उनमें से कोई अभी भी ये बोलते कि हम फास्ट जा रहे हैं। हालांकि मेरा नहीं ख्याल जा रहे हैं, मैं बड़ा स्लो इजीली जा रहा हूँ कि जिसको कुछ नहीं आता वो भी कर ले। हाँ, जिसको आता है उसको लग रहा होगा कि बड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ मैं करवाने पे आऊँ तो मैं 2 दिन में खत्म कर दूंगा, तो वो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन उस फ्लो के साथ कराना है ना, कि उन उन लोगों की जगह पे रख के सोचना है जिनको अभी तक नहीं आता था। बट बस इसके बाद स्टार्ट करेंगे। जी अल्लाह हाफिज़। नॉर्मल स्पीड है, ठीक हो गया सर जी, मुझे कुछ नहीं आता था, अब सब समझ आ गया है। बस यही टारगेट है भैया, अल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। शॉपिफाई पर अपना बिजनेस स्टार्ट करने को कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी, जिस कंट्री में स्टार्ट करना है। बाहर नहीं करते तो फिर तो मस्ट है, पाकिस्तान में अभी रजिस्ट्रेशन के बगैर भी चल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली तो करवानी पड़ेगी। ओपन ग्राफ की समय नहीं लगी। जो मैंने सोशल शेयरिंग करवाई है ना, कि आपका इमेज अगर कुछ लिंक शेयर करते हो तो आपका जो फीचर्ड इमेज मेन इमेज है वो वहाँ पे शो होता है, वो ना हो तो फिर उस पेज पे कोई भी इमेज लगाओ तो वो शो हो जाता है, वो भी ना हो तो फिर आपने वो जो सोशल शेयरिंग वाला ऑप्शन है उसमें जो इमेज लगाया होगा वो शो होगा। प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, इस तरह के पेज भी मैंने बताया आपको। तो इनको मोजी मेटास कहते हैं। इनका नाम ओपन ग्राफ मेटास भी है, ये ओपन ग्राफ मेटास होते हैं जिसकी वजह से सब कुछ शो हो रहा होता है, इमेज, टाइटल, लिंक, सब कुछ। तो नाम बताया आपको कि अगर कहीं पे कोई ओपन ग्राफ मेटास का जी शॉपिफाई में इशू आ रहा है, रिजॉल्व कर लोगे, कहीं लिखा हुआ आ जाए तो आप परेशान हो जाएंगे, पता नहीं ओपन ग्राफ मेटास क्या चीज़ है। तो उसका नाम बताया है कि लोग इस आपसे ओपन ग्राफ मेटास का भी पूछेंगे। तो वो यही चीज़ है जो हमने की है। सोशल शेयरिंग में क्या इमेज नजर आएगा, क्या टाइटल आएगा, क्या लिंक आएगा, वो सारी चीज़ें। समझ आ गया अली रजा? सब दुकान पीके के बारे में थोड़ा बता दें। दुकान पीके यार, असल में अंडर वन रूफ लेके आ रहे हैं मल्टीपल, मतलब सारे जितने भी छोटे मोटे बिजनेसेस हैं। तो अभी तक तो वो ऑन द गो, मतलब अभी तो उन्होंने अभी अभी हायर किया रिसेंटली एक बंदा फूड पांडा से। तो वैसे भी बैक पे रोजी है। सो अभी तक मैंने को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया वैसे, क्या वो है क्या नहीं है। पर होपफुली लग रहा है कि वो चला लेंगे जिन जिनके बैक स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ चीज़ है अगर आपको सेल करने के लिए तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन कर लो। सर आज का लेक्चर जल्दी से रिपीट कर दें प्लीज़, मेरा इंटरनेट का इशू हो गया है। अफीफा अभी मैं इतनी जल्दी कैसे रिपीट करूँ? मैंने डोमेन्स करवाई हैं आज, मैंने नेविगेशन फुटर वाली की है, पॉलिसी पेजेस पर डिस्कस किया है, मैंने प्रेफरेंसेस के सेक्शन में जाके मेटाज क्या होते हैं, ओजी मेटाज वो जो शेयरिंग वाले हैं वो क्या होते हैं, उनकी बात की है। तो अभी इतनी जल्दी कैसे करूँ? सिर्फ और सिर्फ लेक्चर के टाइमिंग के अंदर प्लीज़ कोई अरेंज कर लो अच्छा नेट, लेक्चर ले लो ताकि पता हो कि क्या है, फॉर्म बाद में कर लेना, कुछ इस तरह से कर लें। अभी यही है कि अभी किसी से हेल्प ले लो, और जहां पे कोई इशू आएगा मुझसे पूछ लेना, को बहुत मुश्किल नहीं है, चीजें वही हैं, डैशबोर्ड के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। तो काइंडली जी अफीफा को कोई हेल्प करे, खुद विलिंगली हेल्प कर दो। सर ड्रॉप शिपिंग जो अर्निंग होगी उस पर टैक्स का क्या सीन होता है, क्या वो फॉरेन रेमिटेंस कंसिडर होता है? जी, फॉरेन रेमिटेंस अगर बाहर से आप लेके आ रहे हो तो फॉरेन रेमिटेंस है, अगर बाहर ही आप बिजनेस ओपन करके ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो फिर उस कंट्री के अंदर जो टैक्स रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। जैनब जी मैंने कर दिया अनम्यूट आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ। सर मैंने ना सैम्स क्लब से रिलेटेड ही थोड़ा सा पूछना था। मुझे ना मैं पूछना चाह रही थी कि मेरे पास मेरा ना एक क्लाइंट है जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, वो वॉलमार्ट तो और अमेजोन के साथ पहले कर रहे थे, लेकिन अब वो ईबे और सैम्स क्लब्स के थ्रू कर रहे हैं। तो ईबे और सेम सैम सेम सिनेरियो है जो वॉलमार्ट का है, लोग वॉलमार्ट से लेके अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, लोग ईबे से लेके अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो जी लोग अमेजोन कनाडा से लेके अमेजोन यूएसए में, अमेजोन यूएसए से लेके अमेजोन यूके में इस तरह से सेलिंग कर रहे हैं। सारा सिनेरियो वही है, सिर्फ प्रोडक्ट की जो है वो आपने जो क्राइटेरिया रखना है, लाइक जो प्रोडक्ट आप लेने जा रहे हो उसकी क्या सर्च, उसका वॉल्यूम क्या है, सेल्स वॉल्यूम क्या है,
उसकी कॉस्ट क्या है, अमेजोन के ऊपर कितने में सेल हो रही है, तो और आपकी सोर्सिंग कितने में हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करने के बाद ही हमें सिलेक्शन करनी है। जी सर। सर मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे हमारे पास वो मिडवे टूल्स होते हैं जो लाइक गेटवे काम कर रहे होते हैं, लाइक हिलियम 10 है, हम उससे रिवर्स सोर्सिंग के थ्रू प्रोडक्ट्स को हंट करके जैसे आगे बताते हैं कि हमारे पास ये वाइबल है तो हम इसको अमेजोन पे लिस्टिंग पे ले जा सकते हैं। तो सैम्स क्लब भी उन्हीं की तरह से ही वो भी एक पेड टूल के तौर पे काम करेगा हमारे लिए? सैम्स क्लब का पे टूल का तो नहीं आइडिया मुझे, क्योंकि इसका इतना यूज मैंने देखा नहीं है। इंस्टेड मतलब सैम्स क्लब का एक एक आधा क्लाइंट शायद आया था जो इस तरह का इस पे कर रहा था, वरना ज्यादातर मैंने को बहुत ज्यादा यूज देखा ही नहीं है। लेकिन इसको आप पैटर्न समझना पड़ेगा आपको, मैं देख लूंगा, मैं देख के बता दूंगा अगर आपको, अगर आप इसमें कुछ जो पॉइंट समझ नहीं आ रहा आपको कि किस क्राइटेरिया पे, किस फिल्टर्स पे वो वहाँ पे करना चाहिए और उसको आगे लेके जाना चाहिए, तो मुझे याद करवा जी दीजिएगा, सर। मैं उसको देख लेता हूँ कि उनका क्या जी मानना है। जी। जी सर, मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगी। चलो ठीक हो ओके गया। सर, थैंक यू सो मच। ये वेलकम। सर शॉपिफाई पे सारी सासन प्रैक्टिस की है क्या, अब मैं इसकी गिग बना लूं? जी सब यही दिखाना चाह रहा हूँ, कल इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल हम लोग ना आएंगे इस साइड पे, थोड़ा सा काम करके उसके उधर का फिर फ्रीलांसिंग वाली साइड पे आएंगे, ताकि मैं हाईलाइट करूँ कि अब क्या हो सकता है, आप क्या कर सकते हो। अफीफा सबा कह रही हैं आप उनसे हेल्प ले लें, तो प्लीज़ ले लीजिएगा हेल्प। अब मेरे पास सारी वीडियोस हैं लेकिन लग नहीं किसी ने ऑफिशियल आगे यहाँ बोल रहे हो, हालांकि वो पता है कि अलाउड नहीं है। कोशिश सारी सांस तक करनी चाहिए, अगर नया मंजिल मिले या तजर्बा, दोनों चीज़ें नायाब हैं। क्या बात है उमर, बड़ी गहरी बात की है आपने, बहुत अच्छी बात की है। चलें जी, लगता है आज क्वेश्चन कम कम ही है, तो टाइम से ही अल्लाह हाफिज करें। आप लोग भी जाएं, मैं भी जाऊं, किधर काम ही करना है, मजदूर लोग हैं। तो इंशाल्लाह ताला कल सेम टाइम पे होती है दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज जी। करना है सकता है अब उधर वही शिपिंग और पेमेंट करके फिर आप ऑटोमेशन पे जाना है मैंने।